आप कैसे सोचोगे कि आप किसी दिन काजोल जी के साथ काम करोगे, वो भी हॉरर फिल्म में, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा हॉरर किया नहीं है। तो उनका इमेज जो है वो एक बहुत ही एक फैमिली फ्रेंडली इमेज है, रोमांटिक वाला इमेज है, और वो हॉरर फिल्म कर रही है। और अजय सर प्रोड्यूस कर रहे हैं, अजय देवगन का मैं हमेशा से फैन रहा हूँ, बिकॉज ही इज़ अ वेरी फार थिंकिंग प्रोड्यूसर। वो देवगन फिल्म में ये फिल्म ऑलरेडी वो लिख रहे थे, ऑलरेडी इसकी डेवलपमेंट चल रही थी। साइवन क्वाड्रोस जो बहुत बड़े राइटर है, जिन्होंने मैदान लिखी है हाल ही में, उसके पहले मैरी कॉम लिखी है, तब लव सर के साथ मेरा, लव रंजन जो है प्रोड्यूसर, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, उनके साथ मेरी कुछ बात चल रही थी कोई प्रोजेक्ट को लेकर, और उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया वहाँ पर, क्योंकि ये हॉरर की फिल्म थी। जिनको लेके एक तरफ मेरा घर है रेलवे स्टेशन के, और दूसरी तरफ आर्थर रोड जेल है, और मुझे लगता था कि इन पे क्या बीतती होगी जो उन्हें जेल के बाहर खड़ा रहना पड़ रहा है, और शायद उनके मतलब बेटा होगा या भाई होगा या पति होगा या कोई और होगा जो जेल के अंदर है। अब वो शायद इनोसेंट हो, शायद ना हो, हमें नहीं पता, लेकिन इनके ऊपर, इस फैमिली के ऊपर क्या बीत रही है, तो ये मैं बड़ा ऑब्जर्व करता था, और मुझे वही जो एक्सपीरियंस था वही दिखाने का मौका क्रिमिनल जस्टिस ने दिया। और ये मुझे लगा कि ये काहे का क्रिटिक है ये, मतलब आप खुद के आपके पुरुष होने पे आपको यकीन नहीं है, या आपको भरोसा नहीं है कि आप भी कल जाकर किसी औरत की मदद करोगे तो आप कुछ मांगोगे, या आप खुद के ऊपर सवाल उठा रहे हो, राइट। तो ऐसे लोग भी है जो बेहुदा ऐसे क्रिटिक भी करते हैं फिल्मों के ऊपर। आपको सब किसी को फिल्म पसंद आना ज़रूरी नहीं है, तो बट ये क्रिटिक तो मत बोलो यार कि भैया ये कौन है, ऐसे लोग थोड़ी ना होते हैं। ये भाई वही तो पॉइंट है कि ऐसे लोग होते हैं, राइट। अभी तो क्रिटिक अलग लेवल पे पहुंच गया, मतलब मैं 12 बजे फिल्म रिलीज होती है, 12:20 को पहला क्रिटिसिज्म आ जाता है फिल्म का, तो आपने रिव्यू आ जाता है, 20 मिनट में फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं और क्रिटिक डाल देते हैं कि घटिया। ऐसे तो यूट्यूबर्स बहुत भरे पड़े जो ऐसे, मतलब उनको मजा आता है क्योंकि उनका ट्रोलिंग पे ही व्यूअरशिप आती है ना। बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपका होस्ट अंकित, और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैट शो इंडिया नाउ एंड हाउ। एक ऐसे फिल्म मेकर जिन्होंने मिस्ट्री और थ्रिल एलिमेंट्स को हॉरर में इंड्यूस करके एक ऐसे लेवल पे उसको पहुंचाया है कि आप अगर इनकी फिल्मों के नाम सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। छोरी 2 और अपकमिंग काजोल मैम के साथ माँ फिल्म के डायरेक्टर श्री विशाल फुरिया जी। विशाल सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू अंकित, क्या इंट्रोडक्शन दिया है, बहुत बढ़िया। जो वर्ड्स आपने यूज़ किए एकदम हॉरर जॉनर वाले वर्ड्स यूज़ किए। हॉरर में आपको बता दूं विशाल सर कि मेरा फेवरेट जॉनर है। क्या बात है। और शायद इसलिए थोड़ा सा हमारी ट्यूनिंग आज रहेगी। तो और बिफोर वी स्टार्ट, एक बार विशाल सर की एक बार टी शर्ट पर जरूर गौर करिएगा, कि आपको समझ आ जाएगा कि वो किस जॉनर के इस समय मुखिया हैं। तो इस समय प्रोडिजी उन्होंने लिखा है, लेकिन वो प्रोडिजी नहीं है, वो मेन मैन है। और इन शैतानों को देखकर आप जरूर घबराइएगा नहीं। नाचते गाते भूत है। तो विशाल सर, ये जो जॉनर है जो एक तरह से मैं कहूँगा मर रहा था, रामसे ब्रदर्स ने 80s और 90s में इसको एक पहचान दी थी जी। फिर विक्रम भट्ट सर ने काफ़ी साल तक इसको रखा था, राम गोपाल वर्मा जी ने इसको करा था, बट कहीं ना कहीं ये जॉनर ख़त्म सा हो गया था। अगर मैं बात करूं हिंदी स्पेस की या बेल्ट स्पेस की मैं बात करूं, तो ये आप एकदम से इस जॉनर में आकर आपने सडनली इसको एक तरह से जिंदा कर दिया, इसको एक ऑक्सीजन दिया। ये आपको शौक कैसे आया फिल्म मेकिंग का, और स्पेशली हॉरर, थ्रिलर और मिस्ट्री फॉर्मेट में? तो मैं इससे पहले मैंने इंजीनियरिंग छोड़ दी थी लास्ट ईयर में, ठीक है, और मैं VFX की तरफ मुड़ गया था, क्योंकि वहाँ पे मेरा इंटरेस्ट तब जाग रहा था। पिक्चरें ऐसी आ रही थी, बहुत मोटिवेशन था, वर्ल्ड वाइड जुरासिक पार्क की फ्रेंचाइज आ चुकी थी, हैरी पॉटर की फ्रेंचाइज आ चुकी थी, तो मेरा बड़ा इंटरेस्ट उस तरफ मुड़ रहा था। ये अर्ली 2000 की बात कर रहा हूँ, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। तो और स्टोरी टेलिंग में मेरा इंटरेस्ट हमेशा से था, मतलब बचपन में जब मैं एक नाटक का हिस्सा था तभी मैंने देखा था कि यार नाटक में डायरेक्टर जो होता है वो सबसे पावरफुल आदमी होता है, सारे लोग उसी की सुनते हैं, इवन एक्टर भी उसी की सुनता है। तो मुझे लगा था यार ये बनना है, लाइफ में डायरेक्टर बनना है। तो तब से इच्छा डायरेक्टर बनने की थी, लेकिन एक नॉर्मल मिडिल क्लास घर में फिल्म इंडस्ट्री में जाना थोड़ा सा मुश्किल बात हो जाती है। आप कह नहीं सकते, क्योंकि वो एक कन्वेंशनल प्रोफेशन नहीं माना जाता है, राइट। मिडिल क्लास फैमिली में डॉक्टर, इंजीनियर, आपको पता है अर्ली 2000 में यही कन्वेंशनल ऑक्यूपेशंस थे, राइट। कुछ फिल्म इंडस्ट्री में जाना मतलब बहुत दूर की बात थी, और कोई गाइडेंस भी नहीं था, तो इसीलिए डायरेक्टली फिल्म इंडस्ट्री में नहीं जा सकता था। लेकिन जब मैंने देखा कि VFX उभर रहा है, कंप्यूटर पे 3D मॉडलिंग, कंपोजिटिंग, ये सारे प्रोफेशंस है, ये ऊपर आ रहे हैं, तो मेरा इंटरेस्ट उस तरफ मुड़ा। और फिर इंजीनियरिंग में 4th ईयर में मैंने इंजीनियरिंग छोड़ के मैंने VFX और कंपोजिटिंग का कोर्स किया,
और उसके बाद मुझे जी में जॉब लग गया एज अ VFX आर्टिस्ट एंड कंपोजिटर। तो तब से, और फिल्म मेकिंग तो करना ही था, जैसे मैंने बोला डायरेक्टर तो बनना ही था, VFX एक जरिया था डायरेक्टर बनने का। तो मेरी दोनों पैरेलल जर्नी चल रही थी, एक तरफ मैं VFX पढ़ रहा था और दूसरी तरफ मैं डायरेक्टर बनने की अपनी तैयारी कर रहा था। इन अ वे वॉचिंग फिल्म्स, उस ज़माने में यूट्यूब नहीं था, तो मुझे लगा था बस फिल्में देखनी चाहिए बहुत ज़्यादा, और मैंने फिल्में देखी। मैंने कोई फिल्म स्कूल या फिल्म एकेडमी नहीं ज्वाइन की है, कोई भी कहीं किसी चीज़ नहीं, बस मैंने VFX की ट्रेनिंग ली है और बस फिल्में बहुत सारी देखी। जब तक फिल्में बनाना शुरू नहीं किया तब तक मैं फिल्में, मतलब मेरा प्रण था कि दिन में कम से कम एक फिल्म देख के सोना है, मतलब कितना भी लेट हो जाए रात को, लेकिन एक फिल्म देखना ज़रूरी था। और वीकेंड पे तो सुबह, मतलब पूरा दिन मेरा फिल्म फेस्टिवल चलता था, सुबह 7 से लेकर रात को 12 बजे तक। तो पूरे हफ्ते आप वो फिल्में या CDs कलेक्ट करके रखो। उस ज़माने में डाउनलोड एक बहुत बड़ा थिंग था, क्योंकि जो करना नहीं चाहिए, लेकिन उस ज़माने में और कोई ज़रिया नहीं था कि आप फिल्में कैसे देखेंगे। बिल्कुल। तो फॉरेन लैंग्वेज फिल्में हम डाउनलोड करके रखते थे और फिर पूरा हफ्ते की एंड में सैटरडे संडे को देखते थे। तो वैसा पैशन, बहुत भयंकर पैशन था। तो वैसे कर के मैं फिर प्रोमोस, ट्रेलर्स डायरेक्ट करने लग गया जॉब पे, और 14 साल मैंने कॉर्पोरेट जॉब किया। और आपने यूट्यूब पे आई थिंक चैनल भी बनाया था जहाँ आपने कुछ ट्रेलर्स हाँ, जो मेरा काम था वो मैं वहाँ अपलोड करता था, जो मैं जॉब पे करता था, जो काफ़ी अवार्ड विनिंग, काफ़ी अवार्ड्स मिले थे उस जॉब्स को। तो वो सारे काम मैंने अपलोड किए हुए थे यूट्यूब पे। और फिर 2014 में, फिर मेरा 2012 में मेरा ट्रांजिशन टाइम आ गया था कि अब मुझे फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जाना है, लेकिन खाली हाथ नहीं जा सकते थे। तो मैंने सोचा कि मैं पहले कुछ स्क्रिप्टें, कुछ स्टोरीज रेडी तैयार करता हूँ और फिर मैं जंप लूँगा। तो उसके बाद मैंने फिर 2 साल मैंने लिखना शुरू किया, और अब मैं जब लिखना शुरू किया तो मैं सोच रहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में क्या ऐसी चीज़ है जो मैं ले जाऊँगा या प्रेजेंट करूँगा तो कुछ अलग होगा जो इंडस्ट्री में नहीं हो रहा है। तो मेरा बाहर से, क्योंकि मैं भी आउटसाइडर था, मैं फिल्म इंडस्ट्री से नहीं था, मैं तो टीवी इंडस्ट्री से था, तो फ्रॉम एन आउटसाइडर पर्सपेक्टिव मुझे दिख रहा था कि यहाँ हॉरर बहुत कम बन रहा है, और मैं बचपन से हॉरर का फ़ैन रहा हूँ। तो मुझे लगा कि यार हॉरर इन अ वे बहुत ही कम है या एकदम नहीं के बराबर हो गया है। तो मैं बोला यार ये करना चाहिए, आई वुड लाइक टू प्रेजेंट माई काइंड ऑफ हॉरर, जैसा मैं देखते आ रहा हूँ सालों से, जिस तरीके के एस्थेटिक मुझे पसंद है हॉरर में, जो हमारे यहाँ नहीं दिख रहे। बट वो मेरे टाइप की हॉरर नहीं थी, मुझे वैसे टाइप की हॉरर नहीं बनानी थी। तो मैंने सोचा कि यार मैं कुछ अलग लेके जाता हूँ, प्योर क्लासिक हॉरर लेके जाता हूँ तो अच्छा होगा, इंडस्ट्री में कुछ नया मैं दे पाऊँगा। तो मैंने उस डायरेक्शन में स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया, 2 कहानियाँ लिखी, और फिर 2014 में मैंने टीवी इंडस्ट्री छोड़ा और मैंने पिचिंग शुरू की। अब मुझे लगा था कि मैं कुछ नया लेके जा रहा हूँ तो इंडस्ट्री तो मुझे खुले, मतलब बाहर खोल के एक्सेप्ट करेगी, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में जो आपका माल बिक रहा है बस उसी को रेप्लिकेट किया जाता है, बार बार उसी के डुप्लीकेट बनाए जाते हैं और वही माल बेचा जाता है। नई आइडियाज़ और नए लोगों को वेलकम थोड़ा सा कम है, थोड़ा मुश्किल है यहाँ पर, क्योंकि मैं तो इंडस्ट्री से भी नहीं था। पर फिर इसीलिए फिर फाइनली मैंने मराठी में फिल्म बनाई लपा छपी, ताकि मैं एक ऑनेस्ट फिल्म बना पाऊँ। भले ज़िंदगी में एक फिल्म बनाऊँ, लेकिन वो फिल्म मेरी होनी चाहिए, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो उस तरीके से लपा छपी बनी। एक प्रोड्यूसर जितेंद्र पाटिल, उन्होंने मुझे हेल्प किया बनाने में, क्योंकि उन्हें भी एक ऑनेस्ट फिल्म बनानी थी और उन्हें कहानी पसंद आ गई थी। उन्होंने बोला कि आप बनाओ, मैं हूँ तुम्हारे साथ, और हमने मराठी में फिल्म बनाई ताकि बॉक्स ऑफिस का प्रेशर ना हो, आर्टिस्ट अच्छे मिले और हम ईमानदारी से अपनी कहानी कह पाए। फिर वो लपा छपी बनी, फिर वो लपा छपी का आगे चल के रीमेक हुआ छोरी, और अब छोरी 2। पर आपने कहीं मेंशन किया था अपने एक इंटरव्यू में कि प्रोड्यूसर मिलने में उस समय बहुत कष्ट हो रहा था जी, इतना आसान नहीं था। 1-2 साल तो आपको केवल प्रोड्यूसर ढूंढने में लगे थे जी। एक, क्योंकि जो हमारे बडिंग फिल्म मेकर्स हैं या राइटर्स हैं जो हमें सुन रहे हैं, वो जानना चाहेंगे कि अप्रोच करने का भी एक मेथड होता है जी। आप ब्लैंकली जाके किसी के स्टूडियो में खटखटा के नहीं कह सकते कि मुझे काम चाहिए। आपने कैसे अप्रोच किया? क्या वो ट्रिक्स थी जिसे कह सकते हैं कि जो आगे जाके लोग सीख सकते हैं, जो आपके भी काम आई थी अल्टीमेटली? मैं अपनी बारे में बता सकता हूँ कि मैंने क्या किया। मुझे नहीं पता इंडस्ट्री में क्या चलता है, मुझे आज तक नहीं पता, क्योंकि बहुत मुश्किल है सच बताओ तो इंडस्ट्री में कहीं घुस पाना या कोई प्रोड्यूसर से मिलकर अपनी कहानी बता पाना कि जहाँ उसे कन्विक्शन हो कि आप कर पाओगे, ये जर्नी बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इस वजह से नए लोगों की एंट्री बहुत डिफ़िकल्ट है इस इंडस्ट्री में। अनलेस आप ऑलरेडी असिस्टेंट एसोसिएट रह चुके हैं, कोई स्टार आपको जानता है तो आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाती है। या कोई प्रोड्यूसर आपको जानता है जो वेल नोन प्रोड्यूसर हो, जो ताकत रखता है कि आपकी फिल्म सिर्फ बना ना पाए, रिलीज़ भी कर पाए, क्योंकि फिल्में बन भी जाती है बहुत बार लेकिन रिलीज़ नहीं हो पाती, या बहुत ही छोटी रिलीज़ हो जाती है और वो खो जाती है। तो अगर वो कोई ताकत रख पाए, ऐसा प्रोड्यूसर हो या कोई स्टार हो, तो आपकी जर्नी थोड़ी सी ईजी हो जाती है। बट मेरा तो ऐसा कोई नहीं था, मैं किसी को जानता नहीं था, बट मैं VFX बैकग्राउंड से आता था,
जी। तो मैंने क्या किया था कि मैंने मेरी फिल्म का जो ओपनिंग सीन था उसे मैंने स्टोरी बोर्ड्स बनाए थे, स्टोरी बोर्ड के फ्रेम्स बनाए थे और उसके ऊपर वॉइस ओवर और साउंड डिज़ाइन के साथ पूरा सीन कंस्ट्रक्ट करके मैंने नरेट किया हुआ था। तो इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक एन ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन जो मैं दिखाता था कि मेरा ओपनिंग सीन ये होगा, म्यूज़िक के साथ, वॉइस ओवर के साथ और फ्रेम्स के साथ, परफॉर्मेंस वॉइसेस के साथ, सब कुछ प्रॉपर एक तरह से नरेशन प्रॉपर विद ऑडियो विजुअल नरेशन। हाँ, पूरा सीन रेडी था। तो मुझे लगता है कि शायद उस चीज़ का इम्पैक्ट थोड़ा सा पड़ा होगा कुछ लोगों के ऊपर जो इंटरेस्टेड थे और उन्हें लगा हो कि हाँ ये ठीक है, तो उस तरीके का। बट एज आई सेड, जैसे आपने बताया कि मुश्किल तो मुझे आई थी। प्रोड्यूसर क्योंकि एक टेम्पलेट में फिल्म बनाना चाह रहे थे तो वो खुश तो हो रहे थे ये देखकर, लेकिन वो मुझे कह रहे थे कि आपकी कहानी क्या है कि एक प्रेग्नेंट लेडी एक खेत में चली जाती है और फिर वहाँ पे उसे भूतिया एक्सपीरियंस हो जाता है। तो आप एक काम करिए, आप शुरुआत में एक कपल दिखाइए, जो आपका कपल है जी। उसकी शादी दिखाइए, सीन डाल दीजिए, एक गाना डाल दीजिए, तो प्रेग्नेंट तो हो ही जाएगी और उसके बाद फिर आप अपनी कहानी शुरुआत कीजिए। तो ये मुझे सजेशन आ रहे थे और मुझे ये सजेशन लेना नहीं था क्योंकि मेरी कहानी वो थी ही नहीं, क्योंकि मैं जिस मुद्दे की बात कर रहा था, जो भ्रूण हत्या का मुद्दा था, वो सीरियसनेस मांगता था। उसको इस तरीके की फ्रिवलस चीज़ों से या इस तरीके की अजीब, मतलब ये जो हरकतें, जो फिल्म का पहला मतलब आपका प्रेजेंटेशन, जो पहला आप एक फिल्म का जो पहली पिच है ऑडियंस की, वही अगर वीक हो जाए तो आप क्या ही मुद्दे की बात करोगे, राइट? और सॉन्ग वैसे भी आप कोई लॉजिक नहीं था, आपने भी बाद में कहा था कि सॉन्ग ज़बरदस्ती डालने का कोई लॉजिक है। हाँ, मुझे वो सिनेमा बनना नहीं था। हाँ। तो इसलिए फिर मैंने मना कर दिया उनको और इसलिए मराठी में फिल्म बनाई, ताकि वो ऑनेस्टी से हम फिल्म बना पाए। ऐसा प्रेशर ना आए कि यार धंधा करना है, फिल्म का रिकवर होनी चाहिए, वो प्रेशर ना हो। तो वर्किंग आप 2001 ऑलमोस्ट 13 से कर रहे थे, 12-13 से आपने शुरू करा था स्क्रिप्ट राइटिंग। करते करते 2014 में आपने शुरू करा और फिर जो 14-15 में आपने शुरू करा, 16 में जाकर रिलीज़ हुई थी। तो काफ़ी आपने पेशेंस दिखाई। लेकिन उन 3-4 साल में, अगर मैं इनकम की बात करूं, बिकॉज घर भी चलाना है, सब कुछ देखना है, तो वो 3-4 साल में विशाल फुरिया ने क्या किया जिससे घर भी चले और दिमाग भी चलता रहे? तो ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये मुझे किसी ने पूछा नहीं है, शायद पहली बार ही कोई पूछ रहा है मुझे ये बात। हाँ, तो मैंने क्या किया था ना, मैंने 2012, जैसे मैंने बोला कि 2012 से मैं लिखना शुरुआत किया। तो मैंने ये भी समझा, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त थे जो फिल्म इंडस्ट्री में ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे थे, तो मैंने समझा कि यार भूखे पेट से ना काम नहीं होता है। आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा होना चाहिए, आपका पेट भरे रहना चाहिए, तो ही आप काम कर पाते हो। वरना दिमाग सिर्फ सर्वाइवल पे ही जाता है कि कल की रोटी कहाँ से आएगी, अगले महीने की EMI कहाँ से आएगी, यही लड़ाई ज़िंदगी भर चलती रहती है। तो मैंने क्या किया कि उसके बाद 2 साल मैंने बहुत सारे पैसे सेव किए। मैंने अपने एक्सपेंसेस पूरे तरीके से कट डाउन किए और सारे पैसे जमा करते गया, ताकि मेरे पास जमा पूंजी रहे कि मैं 2-3 साल तक अपना सर्वाइवल कर पाऊँ। मैं आता हूँ बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से, जिसके पास कोई जमा पूंजी नहीं थी। मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे से मुझे रख रहे थे, लेकिन उनके पास कोई जायदाद नहीं थी इतनी बड़ी कि मैं उनके पैसों पे सर्वाइव कर पाऊँ, बिल्कुल नहीं था। मुझे खुद ही करना था जो करना था। तो मैंने 3 साल का जमा पूंजी, जो मेरे मिनिमम एक्सपेंसेस क्या होंगे, कि मैं अगर घर का खाना खाता हूँ, एक हाथ चाय पी ली किधर, थोड़ा बस टिकट, ये वो, ट्रेन में ट्रैवल कर लिया, क्योंकि मैं मुंबई में रहता था तो मेरा रेंट और ये सब चीज़ें कोई इशू नहीं था। तो बट बेसिक जो मेरा क्या खर्चा होगा, उस खर्चे के लिए मुझे कितने पैसे चाहिए कि मैं एटलीस्ट 3 साल तक स्ट्रगल कर पाऊँ। तो ये एक मैंने आंकड़ा अपने दिमाग में बनाया और उस आंकड़े की तरफ मुड़ता गया। तो 2 साल मैंने बहुत पैसे बचाए और वो जमा पूंजी जमा की। फिर स्ट्रगल शुरू हुई। अब स्ट्रगल शुरू हुई तो उसको 7-8 महीने हो गए, पर सब तरीके से रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा था। मुझे प्योर क्लासिक हॉरर करना था। तो एक पॉइंट ऐसा आया कि जब मैंने सोचा कि मैं क्यों अपनी जॉब छोड़िए, मैंने जॉब छोड़ी है कि मैं अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले पाऊँ। और अब क्या हो रहा है, अब मैं प्रोड्यूसर्स के हवाले हूँ, फिर मेरी खुद की जो तकदीर है वो उनके हवाले दे रहा हूँ। तो ये मेरे लिए सही नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा कि नहीं, छोड़ दो, मैं एक 5D कैमरा लूँगा। तब 5D कैमरा आया था, उस पर आप ठीक ठाक पिक्चर शूट कर सकते थे। मैं कुछ थिएटर आर्टिस्ट लूँगा और मैं अपनी फिल्म बना लूँगा अपने पैसों से, ठीक है, एकदम लिमिटेड क्रू के साथ, सिर्फ 9 सीन शूट करूँगा वैसे, और 9 फिल्म में 1.5 घंटे की फिल्म बना लूँगा। तो ये मैंने तय करके मैंने पूरी स्क्रिप्ट रीराइट करना शुरू किया उस मुद्दे को नज़र रखते हुए कि मैं अपने पैसे से कैसे बना पाऊँ। और फिर जैसे लोग बोलते हैं कि आप यूनिवर्स से कुछ मांगो तो इट जस्ट कम्स बैक। तो ये जो मैंने थॉट रखा था वो 1-1.5 महीने बाद फ्रूटफुल हुआ। और फिर जितेंद्र पाटिल मुझे मिले, किसी ने मुझे मिलवाया कि इनका पोस्ट प्रोडक्शन का स्टूडियो है, बट ये फिल्म प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो आप मिल लो, देख लो क्या हो रहा है। तो मैं उनसे मिला, उनको कहानी पसंद आई, तो उन्होंने लगा कि यार मुझे कहानी पसंद आ रही है, चलो बनाते। अब वो क्योंकि इंडस्ट्री से, टिपिकल इंडस्ट्री से नहीं थे, तो उन्होंने, उनके दिमाग में ये ब्लॉक नहीं था
वो बोले हम इसको प्योर बना दे जैसा तुम सोच रहे हो। तो फिर हमने वो कहानी बनाई, फिर पोस्ट प्रोडक्शन उनका था ही, तो ऐसे करके वो फिल्म बनी। तो मेरा बडिंग फिल्म मेकर्स से मेरा कहने का पॉइंट यही होगा कि एक तो क्या है कि आपके हथियार, जब आप लड़ाई पे जाओ तो आपके हथियार शार्प होने चाहिए, तो आप लड़ाई जीत सकते हो, राइट। तो आपकी लर्निंग, आपके हथियार कौन सी है, आपकी लर्निंग नॉट नेसेसरी फिल्म एकेडमी से हो, लर्निंग फिल्में देख देख कर ज़्यादा होती है एकेडमी से ज़्यादा। जितने आप ज़्यादा फिल्में देखोगे उतना आप ज़्यादा शार्प बनोगे आपके स्किल्स में, राइट। आपकी स्किल सेट अच्छी बुरी वो तो सब्जेक्टिव है, बट ऐसी होनी चाहिए कि जैसे हम सुबह ब्रश करते हैं तो हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, आप एक मसल मेमोरी से ब्रश करते हो, तो वैसा आपका स्क्रिप्ट राइटिंग और आपका नज़रिया जजमेंट का इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपकी मसल मेमोरी हो जानी चाहिए कि आपका इंस्टिंक्ट इतना स्ट्रांग है कि आप बस लिखते जा रहे हो, आपको पता है कि इसके बाद ये आना है या इसके बाद ये ठीक नहीं लग रहा, तो मैं कैसे इसको अलग तरीके से अप्रोच कर सकता हूँ। तो ये स्किल कब डेवलप होती है, जब आप बहुत सारी फिल्में देखते हो, ठीक है, और उसको जहन में बिठाते हो, राइट, बिना ऑब्जर्व किए, आपको बस जहन में डालना है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो हम आजकल के ज़माने में कम हो रही है। हमारे ज़माने में आपको भी पता होगा कि हमारे ज़माने में गूगल, IMDb ये सब चीज़ें नहीं थी, राइट। हम बस CD लेते थे, डालते थे और फिल्म देखते थे। वो कभी अच्छी हो सकती थी, कभी बुरी हो सकती थी, राइट। बुरी फिल्मों में भी कुछ ना कुछ अच्छा होता था और अच्छी फिल्मों में भी कुछ ना कुछ बुरा होता था। तो उससे क्या सीख मिलती थी, क्या नहीं करना है, ये सीख मिलती थी, जो आजकल के फिल्म मेकर मुझे लगता है कि मिस कर रहे हैं, क्योंकि अब रेटिंग का ज़माना आ गया है। अब मुझे लगता है कि ये सिर्फ अच्छी फिल्में देख रहे हैं, बट एक्सरसाइज ये होनी चाहिए कि आपको रेटिंग देखकर फिल्म नहीं देखनी है। आपको लगता है कि हाँ ये फिल्म का नाम मुझे अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा है, आप देखो, आप खुद की जजमेंट लगाओ, आप खुद का स्किल शार्पन करो कि मुझे इसमें क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, अभी खुद की ओपिनियन बनाओ, क्योंकि आपको एंड ऑफ द खुद की कहानी कहनी है, राइट। तो ये मुझे लगता है कि ये एक स्किल सेट होना बहुत ज़रूरी है, जो आजकल मुझे थोड़ा मिसिंग दिखता है। हम जजमेंटल होते हैं, बिकॉज अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि एक गाना था आगे से राइट फिल्म का, क्यों डरता है, वो 5-7-10 साल की पिक्चर खो गई तो गाना भी खो गया, लेकिन सडनली जब माइक्रोसॉफ्ट ने उसको यूज़ करा अपने कैंपेन में, तो वो गाना इंपॉर्टेंट हो गया और लोगों ने देखा रही ये तो पिक्चर बड़ी अच्छी है, और सडनली IMDb पे आगे से राइट की रेटिंग बढ़ने लगी। तो ये बहुत बड़ी सीख आपने दी है कि खुद देख लो और फिर जज करो, फिर बताओ कि कैसी है। हाँ, क्या नहीं करना, क्या बहुत नहीं इंपॉर्टेंट है। कौन सी पिक्चर कब कल्ट बन जाएगी आपको नहीं पता, तो यू नेवर नो, मे बी आप पहले वो देखना फिर जाके वो आगे कल्ट बनती है। जी। तो लपा छपी हिट नहीं हुई, वो काफ़ी बड़ी उसकी हिट हो गई, क्रिटिकल सक्सेस, कमर्शियल सक्सेस हो गई, और विशाल फुरिया एंट्री मार चुके थे। तो इंडस्ट्री में लोगों का और क्या रिस्पांस था आपको देखकर जब वो टैग आ गया पहली फिल्म में? तो आपको अभी ऐसा लग रहा है कि ऐसा हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अच्छा, कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि अच्छा। मराठी इंडस्ट्री ने नोटिस किया था, मराठी ऑडियंसेस नोटिस किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मेकर्स का इंपॉर्टेंस कम है, राइट। तो लोग रजिस्टर नहीं करते कि मेकर कौन है इसका, वो एक्टर्स पे और उस पे एक्टर्स पे, उस पे तो, और फिर इंटरनेट का ज़माना भी नहीं था, तो थोड़ी सी अवेयरनेस कम थी। तो उसमें क्या होता है कि मेकर को उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलता, एक सर्टन सर्कल देखता है कि हाँ ठीक है इसने एक पिक्चर बनाई है। हिंदी इंडस्ट्री तो मराठी को उस जमाने में तो नीचा ही गिनता था, राइट। तो ऐसा नहीं था कि मैं कुछ बहुत बड़ा स्टार हो गया। आई थिंक मराठी इंडस्ट्री को प्रोमिनेंस मिला सैराट के बाद थोड़ा सा, राइट। तो तब जाके वो कि अच्छा मराठी इंडस्ट्री है ये वो करके, तब तक तो मराठी इंडस्ट्री हाँ एक आर्टिकल और उससे रीमेक्स भी हिंदी में लगभग नेक्स्ट टू जीरो ही होते थे। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या हुआ था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ, कुछ लोगों ने डेफिनेटली अप्रोच किया था, बट उनका मकसद क्या था कि यार इसने एक छोटी फिल्म बनाई है, इसको हम रीमेक बना देते हैं, स्क्रिप्ट रेडी है, एक लोकेशन चाहिए, 4 कैरेक्टर्स चाहिए, फटाफट फिल्म बन जाएगी, हम तुरंत पैसा कमा लेंगे और हिट हो जाएगा। ये मामला था, और ये मैं नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे लिए हॉरर की जर्नी सिर्फ एक फिल्म की नहीं थी, मैं इसको बहुत लंबी जर्नी देख रहा था, और मेरे लिए तो जो शुरुआत थी वो जर्नी की, तो मैं ऐसे लोगों के साथ कोलैबोरेट करना चाह रहा था जिनके खुद का इंटेंट भी ऑनेस्ट हो हॉरर की तरफ, राइट। ऐसा ना हो कि बस 2 पैसे कमाने और बस निकलना, कमर्शियल एंगल ना हो, सिर्फ कमर्शियल एंगल ना हो, एक पैशन हो, और वो जर्नी मेरे साथ थोड़ा सा तय करने की एक तैयारी हो, राइट, कि जो एक फिल्म की जर्नी ना रहे। क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट करते हो किसी इंसान में, राइट, तो आप वो एक जर्नी के लिए नहीं देखते हो, आप उसको तो आप चाहते हो कि वो जर्नी थोड़ी सी लंबी जाए, क्योंकि आपने ह्यूमन लेवल पे इन्वेस्ट किया एक दूसरे के ऊपर, राइट। तो वो जो ट्रस्ट है वो बना रहे थोड़ा सा, तो इसलिए मैं ऐसे लोगों के साथ फिल्म नहीं बनाना चाह रहा था। तो बहुत मुश्किल था, उसके बाद भी पैसे कहीं से नहीं आ रहे थे, मेरे सारे पैसे तब तक ख़त्म हो चुके थे, और फिल्म ने थिएटर में ज़्यादा पैसे नहीं कमाए थे। 10-12 हफ्ता थिएटर में थी फिल्म, लेकिन हमारे स्क्रीन्स बहुत छोटे थे, क्योंकि हमारी फिल्म थोड़ी सी नीश मानी जा रही थी, तो हमें नंबर ऑफ स्क्रीन्स बहुत कम मिले,
और 100 रुपये टिकट होती है। 100 रुपये टिकट में पहले हफ्ते में प्रोड्यूसर के हाथ में कुछ 40 रुपया तक आता है, तो आप समझ लो कितना ही पैसा फिल्म ने बनाया। तो बहुत बहुत मुश्किल से हमारा ब्रेक इवन हुआ, वो भी बहुत टाइम बाद। सिर्फ थिएटर में ब्रेक इवन नहीं हुआ, सिर्फ अप्रिसिएशन मिला था, राइट। तो मुझे सर्वाइवल के लिए मुझे लिटरली मैंने टीवी के एपिसोड शूट किए हैं, सावधान इंडिया के एपिसोड शूट किए हैं। आपने डर सबको लगता है कि एपिसोड शूट किए थे। तो मेरा ये कैलकुलेशन था कि यार मुझे महीने में अपना घर चलाने के लिए मैं अगर 2 एपिसोड शूट करता हूँ, विच इज़ 6 days ऑफ शूटिंग, तो मेरे लिए इनफ है। तो मैं वैसे कैलकुलेट करता था कि ये महीने में मैं किसके 2 एपिसोड शूट करूँगा, ताकि मेरे 6 दिन का मुझे पैसा मिल जाए और मेरा उस महीने का मेरा खर्चा निकल जाए। तो ऐसे करके कुछ और महीने निकाले, फिर मेरे हाथ में क्रिमिनल जस्टिस आया, जिसमें मैं भी आने वाला था कि क्रिमिनल जस्टिस एक बहुत बड़ा ब्रेक था जी, हॉटस्टार पे आया था। विक्रांत मैसी उस समय, वो आज जैसे सुपरस्टार स्टेटस है, उस समय उभर रहे थे, बट तो उनको लेना और बनाना, और क्या स्केल था, क्या बात थी, कैसे आपने किया, और पहले तो आपको प्रोजेक्ट आया कैसे, प्लीज वो भी बताइए। तो तब OTT उभर रहा था, कुछ शोज आए हुए थे, सीक्रेट गेम शायद आने वाला था जब इसकी तैयारी शुरू हो रही थी क्रिमिनल जस्टिस की। तो ऐसा था कि अगेन मैं हमेशा मानता हूँ कि आप यूनिवर्स से कुछ मांगो, यूनिवर्स आपको देती है, ठीक है। एक बहुत ही रैंडम इंसिडेंट है ये। 2011-12 के 11 में नाइट ऑफ करके सीरीज आई थी, द नाइट ऑफ, जो क्रिमिनल जस्टिस का US वर्जन था। क्रिमिनल जस्टिस ओरिजिनल शो UK का है, ठीक है, जो 2005 या 6 में बना था। उसका US अडेप्टेशन बना था 2011 में, द नाइट ऑफ। और मैंने वो नाइट ऑफ देखा था और मैंने बोला ये कितना बेहतरीन शो है, ठीक है। इसको अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में किया जाए तो कितना ही खतरनाक होगा, क्योंकि हमारे वहाँ पे तो चलो ठीक, फिर भी जो जुडिशियल सिस्टम या जेल के सिस्टम जो थोड़ी सी बेटर है, जेल थोड़े से अच्छे हैं, आप फिर भी रह सकते हो। लेकिन अगर इंडिया में कोई यंग लड़का अगर फंस गया जेल में, तो क्या ही उसकी मतलब समाज में तो क्या ही बेइज्जती हो जाएगी, और वो पुलिस से लड़ते लड़ते, कोर्ट से लड़ते लड़ते क्या ही उसके हाल हो जाएंगे। ये मैंने थॉट छोड़ दिया, ठीक है, और घूम फिर के वही शो मेरे पास आया। तो ये मैं बोलते बोलते भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मतलब ये मैं बहुत शॉक हो गया था कि जब BBC इंडिया में जो प्रोड्यूस कर रही थी ये शो, और श्रीधर राघवन जो उसके फर्स्ट शो रनर थे, उन्होंने वो मुझे मिले हुए थे किसी दूसरे प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो मुझे जानते थे। और क्योंकि मैंने टीवी का काम किया हुआ था, तो BBC को पता था कि ये अच्छा डायरेक्टर है, टीवी में अच्छा काम कर रहा है। तो ऐसे करके वो शो मेरे पास आया। तो मैंने जो बता रहा था कि सावधान इंडिया जो मैं मजबूरी में कर रहा था, चलाने के लिए कर रहे थे, हाँ, उसका मुझे फायदा वहाँ हुआ कि क्रिमिनल जस्टिस शो मेरे पास आया, ठीक है। क्योंकि वो ईमानदारी से जो मैं काम कर रहा था, मैं पैसे बचा के दे रहा था उनको, वो शायद उनको लगा कि हाँ ये ठीक से कर पाएगा। और श्रीधर सर ने मेरे साथ बात की हुई थी, वो थोड़ा सा जानते थे मेरी जर्नी और शायद इम्प्रेस थे, तो उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया था, तो वो मेरे काम में आ गया। और फिर अपलॉज एंटरटेनमेंट जो मेन प्रोड्यूसर है, उनके जो बॉस है समीर नायर, वो तो मतलब मेंटोर ही है, क्योंकि वो इतने बड़े वेटरन मीडिया लीडर है, एग्जैक्टली वो लेजेंड है मीडिया के। और उन्होंने बस मेरे कंधों पे हाथ रखा और बोला कि तेरे छोटे कंधों पे ये बड़ा शो दे रहा हूँ, तू देख ले अब क्या करना है। और उनका ट्रस्ट मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो इतने वेटरन और इतने वो है कि वो किसी को भी डायरेक्टर ले सकते थे, बट उन्होंने मेरे हाथ में उनका इतना बड़ा शो दे दिया और 8 एपिसोड मुझे डायरेक्ट करने दे दिए। तो दैट वाज लाइक अ बिग ब्रेक थ्रू फॉर मी। तो ऑलरेडी शो तो मतलब फिर टिशू सर भी थे, टिग्मांशु सर, जिन्होंने फर्स्ट 2 एपिसोड डायरेक्ट किए। तो कास्टिंग में तो काफ़ी सबका ही हाथ था, क्योंकि वो एक आदमी का काम नहीं था। टिग्मांशु सर भी थे, अपलॉज भी था, BBC भी था, बट वो इंटरेस्टिंग कास्टिंग बन गई। और फिर वो शो में बहुत मेहनत की, और एक मुझे लगता है कि वन ऑफ द रिस्पेक्टेबल शोज, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिजल्ट। हॉटस्टार ने बहुत उसको प्रमोट भी किया अच्छे से। तो इट बिकेम वन ऑफ द कल्ट शोज, और जिसकी आज तक मुझे मैसेजेस आते हैं, आज भी सीजन 1 की बात होती है, होती ही होती है। हमेशा नया सीजन आता है तो सीजन 1 के बारे में बात होती है, लोग उसकी व्यूअरशिप सडनली वो उठती है, बिकॉज वो इम्पैक्ट पड़ता है उसके लिए। तो वो घूम फिर के मेरे पास आया। तो ये मेरी लाइफ की भी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। देखो, वो प्रिपरेशन सिर्फ मेरी अकेली की नहीं, क्योंकि टिग्मांशु सर ने शुरुआत किया था शो का, तो उन्होंने ही उनके साथ थोड़ा सा बैठे थे, उनको गाइड किया था, विक्रांत को गाइड किया था, और उनका कैरेक्टर उन्होंने सेट किया था, और मुझे बस कैरी फॉरवर्ड करना था। बट हमें बहुत मज़ा आया, क्योंकि जहाँ मेरी जर्नी शुरू हो रही थी शो में, वो जेल में शुरू हो रही थी, वो कोर्ट रूम में शुरू हो रही थी। तो वो जो जर्नी कवर करने में, हमें काम करने में बहुत मज़ा आया। तो बहुत अच्छा टाइम बिताया हमने जैकी दादा के साथ, पंकज जी के साथ, विक्रांत के साथ, क्योंकि ये इतने मज़ेदार लोग हैं, इतने मंजे हुए खिलाड़ी हैं, और सीजन्ड कलाकार है अपने अपने टेरिटरी के।
तो बहुत मज़ा आया। बड़ा अजीब लगता है कहना कि जेल में काम करने में बहुत मजा आया, वैसे ऐसा कहने के लिए, बट वो सेटअप जो आपने दिखाया, हाँ, तो ये वो इट वाज ऑल सेट, वो सारा सेट आपने लगवाया था, एवरीथिंग वाज अ सेटअप। जी। तो मैं बम्बई में पला बड़ा हूँ और बम्बई में मैं रहता हूँ चिंचपोकली में। जी। चिंचपोकली के एक तरफ मेरा घर है रेलवे स्टेशन के और दूसरी तरफ आर्थर रोड जेल है। तो जब मैं पैदा हो रहा था ना तो तब बिल्डिंगें कम थी, छोटी छोटी बिल्डिंगें थी। मुझे मेरे घर पे रात के जेल के वो डंके सुनाई देते थे। उस ज़माने में डिजिटल वॉच नहीं था, कुछ नहीं था, तो रात को ना डंके बजते थे। 12 बज रहा है तो 12 डंके बजेंगे, 1 बज रहा है तो 1 डंके बजेंगे। तो ऐसे जेल में डंके बजते थे और वो मुझे घर पे सुनाई देते थे। और फिर मैं जब वहाँ जाता था तो मैं देखता था कि जेल के बाहर पेरेंट्स बैठे हुए इंतज़ार कर रहे लोगों को मिलने का, जो अपने लोग उनके अंदर होंगे। और मैं उनके चेहरे पे वो जो एक आप समझो कि एक कंसर्न देखता था, एक थोड़ी सी शर्म देखता था, राइट। और थोड़े से वो हेल्पलेस थे। तो ये सारे जज्बात मैं उनके चेहरे पे देखता था और मुझे लगता था कि इन पे क्या बीतती होगी जो उन्हें जेल के बाहर खड़ा रहना पड़ रहा है। और शायद उनके मतलब बेटा होगा या भाई होगा या पति होगा या कोई और होगा जो जेल के अंदर है। अब वो शायद इनोसेंट हो, शायद ना हो, हमें नहीं पता, लेकिन इनके ऊपर, इस फैमिली के ऊपर क्या बीत रही है। तो ये मैं बड़ा ऑब्जर्व करता था और मुझे वही जो एक्सपीरियंस था वही दिखाने का मौका क्रिमिनल जस्टिस ने दिया। तो इसलिए वो जेल का जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो ज्योग्राफी है, वो आर्थर रोड जेल के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि आर्थर रोड जेल सिटी के बीच में है। वो जेल जनरली सिटीज़ के बाहर होती है जेल, बट बम्बई एक ऐसा शहर है कि जहाँ आर्थर रोड जेल सिटी के बीचों बीच है, राइट। और बहुत ही कंजस्टेड जेल है जहाँ चलने को भी जगह नहीं है, बहुत पतले पतले लेन्स है और बाहर आप मतलब मेन रोड पे सब पेरेंट्स खड़े हैं। तो उसी का रेप्लिका हमने बनाया एक फैक्ट्री में और वो सेट खड़ा किया बेस्ड ऑन आर्थर रोड जेल। वो डिपेंड, मेरे बचपन के जो एक्सपीरियंसेस थे और ये सब चीज़ें थी वो सब वहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ। तभी आप इतनी डेप्थ में दिखा सके बिकॉज आपने वो पर्सनली सालों साल वो चीज़ देखी है। जी। लोगों का दुख देखा है और लोगों के एक्सपेक्टेशंस को कई बार टूटते हुए देखा है। हाँ, मैं अपने आप को इमेजिन करता था क्योंकि मैं भी एग्जैक्टली वही विक्रांत का कैरेक्टर था, आदित्य का कैरेक्टर, कि मैं एक 22 साल का लड़का हूँ और मैं अपना काम कर रहा हूँ शिद्दत से। अब ऑब्वियसली मेरे भी ख्वाहिश है, एक सुंदर लड़की मुझे अपने घर ले जाती है और अगर गलती से मैं फंस जाता हूँ उसके मर्डर में तो मुझ पे क्या बीतेगी, बीइंग एन अर्बन गाय हु हैज़ एम्बिशंस, हु वांट्स टू मेक हिज लाइफ अ सर्टन वे, और मेरे पेरेंट्स के ऊपर क्या बीतेगी। तो मैंने एग्जैक्टली वो इमेजिन करके उसी को हर एक सीन में डालने की कोशिश की, उसी जज्बात को। बहुत सुंदर तरीके से आपने दर्शाया था उसको, बहुत प्यार मिला उसको। लेकिन ये थ्रिल से, हॉरर से, ये सडनली ये गाड़ी स्पोर्ट्स फील्ड में कहाँ से पहुँच गई? बिकॉज फिर आपने उसी के दौरान बॉम्बर्स बनाया था जिसमें हमारे दिग्गज, हमारे लेजेंड सुनील छेत्री साहब भी थे जी। तो ये एकदम सडनली स्पोर्ट्स का कैसे बनाया? बिकॉज अगेन ये बिल्कुल ही अलग जॉनर है, तो ये इस गाड़ी वहाँ से यहाँ कैसे आ गई? नहीं तो बॉम्बर्स स्पोर्ट्स ड्रामा था। मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स ड्रामा भी हमने कम ही बनाए थे। इनसाइड एज मुझे लगता है जस्ट आया था उसके पहले। हाँ, तो मेरा भी हमेशा से मन था कि एक स्पोर्ट्स ड्रामा बनाया जाए और बॉम्बर्स आया मेरे पास, तो मुझे लगा कि ये बहुत बेहतरीन स्टोरी है कि कोलकाता बेस्ड है। एक तो मुझे कोलकाता एज अ जोग्राफिकल प्लेस मुझे बड़ी पसंद है। फुटबॉल मैंने कभी ज़िंदगी में खेला नहीं है क्योंकि बम्बई में रहता हूँ। हाँ, बम्बई में फुटबॉल का थोड़ा सा कल्चर कम है, तो मुझे लगा कि मैं एक नया कल्चर जानूंगा। तो एज अ फिल्म मेकर ना आपकी एक जर्नी होती है कि जहाँ आप एक्सप्लोर करो नए प्लेसेस को, नई चीज़ों को जो आपने रियल लाइफ में ना की हो। जैसे कोलकाता में कभी नहीं गया था, मैंने बंगाली कभी बोली नहीं थी, तो मेरे लिए वो एक नया एक्सप्लोरेशन था। फुटबॉल एक नया एक्सप्लोरेशन था और फिर इतने सारे कैरेक्टर थे कि मुझे लगा कि बहुत मज़ा आएगा जब इतने सारे किरदार आएंगे, कुछ नया जानने मिलेगा। तो ऐसे में बॉम्बर्स में आया और ओवरऑल जर्नी अच्छी रही। सारे एक्टर्स आज भी मेरे दोस्त हैं, जो सारे जो फुटबॉल प्लेयर्स हमने कास्ट किए थे, वरुण मित्रा और वो सारे, रणवीर सर जो कोच थे, वो मेरे दोस्त थे। अभी भी हमारी कभी कोई बात हो जाती है या मैसेज पे बात हो जाती है, तो बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स बने थ्रू दैट शो। थोड़ा सा कठिन रहा उस शो का प्रोडक्शन ओवरऑल क्योंकि बहुत कम टाइम में हमें शो प्रेजेंट करना था, तो उसमें बहुत दिक्कतें आई बिकॉज चैलेंजिंग था वो टाइम मीट करना, क्योंकि फुटबॉल का शो है। फुटबॉल का शो शूट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आप लाइव मैच की तरह शूट कर रहे हैं। हाँ, आप उसको कोरियोग्राफ नहीं कर सकते, बहुत लिमिटेड कोरियोग्राफी होती है उसकी। आपको बस लोगों को खेलने देना है और हमने लिटरली उसको मैच जैसा शूट किया था कि मैच प्ले हो रही है और हम लॉन्ग कैमरा से शूट कर रहे हैं उसको लाइव, जैसे मैच रिकॉर्ड हो, तो ही उसका फील आएगा। अगर आप ज़्यादा कोरियोग्राफ करेंगे तो उसका फील नहीं आएगा। तो वो ओवरऑल बहुत लर्निंग थी उस शो की, बट ओवरऑल इट वॉज अ गुड शो। मतलब आई वुड से कि थोड़ा सा हम कहीं कम रह गए,
बट ठीक है, ओवरऑल जर्नी ठीक रही वो शो की। बट एक एक्सपीरियंस था। हाँ, एक एक्सपीरियंस, ज्योग्राफिकल लोकेशन भी आपकी। और मेरा मन आगे भी है कि अगर कुछ स्पोर्ट्स में कोई अच्छे सब्जेक्ट मिले तो मैं आगे भी कुछ स्पोर्ट्स में करना चाहूँगा। मुझे बहुत पसंद है स्पोर्ट्स जॉनर। नहीं, थैंकफुली आप ज़रूर करिए कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने खुद कहा कि आपने जो स्पोर्ट नहीं खेला उस पर आपने एक पूरी सीरीज़ बना दी। और बाई चांस आपने कोई स्पोर्ट्स खेला है, अगर आप उस पर बनाएंगे तो मुझे लगता है शायद और भी वो अच्छे बन के रहेगी। पर आप वैसे स्पोर्ट्स कौन से खेलते हैं? अगर आप मैंने क्रिकेट खेला हुआ था कॉलेज में, और कॉलेज के बाद भी एक लेवल तक मैं मतलब प्रॉपर प्रोफेशनल क्रिकेट भी खेला हुआ था मैंने। मतलब मैं एवरेज ही प्लेयर था, तारीफ कर सकते हैं, लेकिन नहीं मैं एवरेज ही प्लेयर था, ऑलराउंडर बोल सकते हो। लेकिन दोनों ही मैं ओके ही करता था, मैं ऐसा कोई बहुत बड़ा ऑलराउंडर नहीं था, लेकिन मजा आता था खेलने में। जस्ट द फीलिंग ऑफ बीइंग ऑन अ पिच इन अ स्टेडियम इटसेल्फ वाज अ वेरी ओवरवेलमिंग फीलिंग। तो बड़ा मज़ा आता था कि आप सेंटर स्टेज पे हो और आप खेल रहे हो और सारी सबकी पूरी दुनिया की नज़र आपके ऊपर है कि आप क्या करने वाले हो। तो वो फीलिंग बड़ी इंटरेस्टिंग होती है उस पिच की, तो उसको मैं एंजॉय करता था। नहीं वो आई होप करें। और वैसे भी आईपीएल सीजन चल रहा है, प्लेयर्स की हमेशा कमी रहती है। तो इसके बाद आपने फिर एक मराठी फिल्म बनाई बड़ी करके, जो इसका मतलब है सैक्रिफाइस, और मैं कहूँगा सुपरस्टार स्वप्निल जोशी को उन्होंने आपने लिया था। तो अगेन ये स्क्रिप्ट अच्छी थी आप तो, क्योंकि लैंग्वेज में स्विच करा, या आपका मन था कि नहीं जिस लैंग्वेज जो मेरी है, जो नेटिव लैंग्वेज है, उसमें फिर से कुछ बनाया जाए? तो मैंने मेरी उसके बाद क्रिमिनल जस्टिस के बाद काफ़ी थोड़ा सा ओपन हुई इंडस्ट्री, लोग और मिलने लगे और जुड़ने लगे, कुछ एक दो चीज़ें ऑफ़र भी हुई मुझे, मैंने एक आध प्रोजेक्ट साइन भी किया, लेकिन वो प्रोजेक्ट बनने में बहुत टाइम लग गया। फिर एक पॉइंट पे लगा कि यार वो प्रोजेक्ट बंद हो गया, तो अगेन फिर से वही आप जर्नी में आ गए कि जहाँ आपकी तकदीर किसी और के हाथ में आपने सौंप दी। तो मेरे को ना ये चीज़ कतई पसंद नहीं कि मेरी तकदीर मैं किसी के हाथ में सौंप दूँ बार बार। इससे मुझे बड़ा परहेज आता है, क्योंकि मुझे चाहिए कि मैं अपनी तकदीर मेरे कंट्रोल में हो। राइट, चीज़ें जो हो, देखो क्रिएटिवली तो आप कोलैबोरेटिव आर्ट में हो, लेकिन आपकी तकदीर तो आपकी होनी चाहिए ना, कोई दूसरा आपके लिए क्यों फैसला करे हर बारी। तो क्या हो रहा था कि इंडस्ट्री बार बार मेरे लिए फैसला कर रही थी और ये मुझे ठीक नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा यार आई नीड टू मेक अ फिल्म। 2 प्रोजेक्ट बात हो रही थी, नहीं हो पाया, एक प्रोजेक्ट शुरू होके बंद हो गया। तो मुझे लगा कि ये टाइम ऐसे ही जा रहा है, ज़िंदगी चली जा रही है, मुझे और कहानियाँ कहनी है, तो मैं एक फ़िल्म बना लेता हूँ मराठी में, क्योंकि मराठी में टर्न अराउंड करना बहुत इजी है। स्पेशली लपा छपी के बाद मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो गया था। स्वप्निल सर भी मुझे 1-2 बार मिले थे, उन्होंने इंटरेस्ट बताया था कि कुछ हो तो लाना, हम करते हैं साथ में, और वो तो सुपरस्टार रहे हैं। तो मुझे लगा कि यार मेरे को करनी है एक फ़िल्म तुरंत ही, मैं थोड़ा सा बोर हो रहा था लाइफ में। तो और बड़ी की स्टोरी एक शॉर्ट फिल्म थी जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, तो वो मैंने पढ़ी थी, उसको हमने कन्वर्ट किया था फीचर फिल्म में और वो रेडी थी। तो मैंने फिर स्वप्निल सर को मिले और स्वप्निल सर को पसंद आई, तो उन्होंने बोला ये मैं करता हूँ। उनके लिए भी बहुत अलग था क्योंकि उन्होंने हॉरर किया नहीं था, और वो रोमांटिक हीरो का उनका एक जनरल एक फॉर्मेट चल रहा था मराठी में, तो उससे हट के उनके लिए भी एक नया जॉनर था ये, दैट ही इज़ अ विडोवर हस्बैंड, राइट, और एक बच्चे को संभाल रहे और फिर बच्चे के साथ क्या होता है, और उसमें भी सोशल इविल का एंगल था। तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कहानी बन गई थी। प्रोड्यूसर भी मिल गए थे, क्योंकि वो भी एक प्रोड्यूसर थे अर्जुन और कार्तिक करके, जो जी सिम्स कंपनी चलाते, उनका प्रोडक्शन हाउस है, काफ़ी बड़े प्रोड्यूसर हो गए अब, तो उनका भी इंटरेस्ट था मेरे साथ काम करने का। तो ऐसे बहुत क्विकली ये टर्न अराउंड प्रोजेक्ट बन गया और हम शूट पे चले गए बहुत जल्द, और शूट ख़त्म होते होते कोविड शुरू हो गया। तो कोविड से पहले ये फिल्म बन गई, तो और बहुत अच्छी बनी है, मेरी वन ऑफ द पसंदीदा फिल्म है। तो बड़ा मज़ा आया, हाँ बहुत मज़ा आया स्वप्निल सर के साथ काम करने का। बेहतरीन आर्टिस्ट, मतलब वो 5 साल की उम्र से कैमरा के सामने है, तो आप सोचिए कितनी लंबी जर्नी रही है, बट सच अ ग्राउंडेड पर्सन। उनका एक्सपीरियंस इतना वास्ट है हर एक चीज़ का, वो हमेशा अपडेटेड रहते हैं कि उन्हें नेक्स्ट क्या करना है, कभी थकते नहीं है, कभी घमंड नहीं है कि मैं इतना बड़ा हूँ या इतने सालों से हूँ। वो बहुत बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा, बहुत मज़ा आया। सुन के अच्छा लगा, बिकॉज स्वप्निल जी का तो मैं फ़ैन हूँ जी, जब से वो लव कुश के रोल में। और फिर उन्होंने सचिन सर ने उनको शायद कुछ शोज़ कराए थे, तो मैं तो कह रहा हूँ उस टाइम, पर बीच में उन्होंने कॉमेडी सर्कस भी एक और बहुत बेहतरीन जीते थे अपना सीजन, वो VIP के साथ जीते थे। करेक्ट, उनका तो मैं मिस नहीं करता मैं आपको, इसलिए मेरा बड़ी जो पूछना ना, इनफैक्ट वो जो सीजन थे ना कॉमेडी, वो बहुत बेहतरीन टाइम था कॉमेडी के लिए। वो सारे आर्टिस्ट कलाकार एक से एक कलाकार थे। आप देख लीजिए, उनका VIP थे राजू श्रीवास्तव, वो एक बेल्ट, वो 2-3 साल ना बड़े अच्छे थे, 2-3 साल बहुत अच्छे थे कॉमेडी के लिए। उसमें आई थिंक शेखर सुमन सर और होस्ट कर रहे थे, सिद्धू सर होस्ट कर रहे थे।
काफ़ी अच्छे कलाकार आए उस टाइम पे। तो बड़ी के बाद वही जैसे कोविड का आपने बताया, कोविड चल रहा था, फर्स्ट जो वेव थी ब्रेक हुई थी, और आपने शायद उस समय बीड़ा उठाया था कि लपा छपी को अब हिंदी में रीमेक किया जाए छोरी करके, और नुसरत उसमें उन्होंने काम किया, मीता वशिष्ठ लेजेंडरी एक्टर उन्होंने काम किया। तो आपने जब रीमेक किया तो आपको लगता है कि क्योंकि ऑलरेडी स्क्रिप्ट इन प्लेस थी, सब कुछ कहानी है, सेटअप है, तब भी आपको लगा कोई चैलेंज आ रहा है क्योंकि बिकॉज ऑफ चेंजिंग ऑफ द लैंग्वेज, या आपको लगा नहीं वो सीमलेसली हो गया सारा कुछ? तो जनरली एक फिल्म मेकर के लिए खुद की फिल्म का रीमेक करना मुझे लगता है थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। मेरे लिए ये था कि क्योंकि पहली फिल्म मैंने 2015 में शूट की थी, 2017 में रिलीज़ हुई, उसको हो गए थे 5 साल, ठीक है, मतलब हाँ 5 साल हो गए थे, क्योंकि तो 5 साल में इंसान ग्रो होता है एज अ फिल्म मेकर। एक आपका आर्टिस्टिक टैलेंट तो ग्रो होता ही है, लेकिन ह्यूमन लेवल पे आपकी साइकी ग्रो होती है, आपका एक पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द वर्ल्ड थोड़ा सा बदलता है, राइट। तो वो मेरे साथ हो रहा था। टेक्नोलॉजी भी ग्रो होती है, टेक्नोलॉजी ग्रो होती है, लेकिन मोर देन एनीथिंग एल्स मेरा पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द वर्ल्ड भी थोड़ा सा बदल रहा था, ठीक है। तो मुझे लगा कि यार ये मैं कहानी फिर से कह सकता हूँ, क्योंकि तब मैंने कुछ चीज़ें जो मैं टेक्निकली भी करना चाह रहा था वो थोड़ी सी मैं अलग तरीके से कर सकता हूँ, मैं इसको और बेटर स्टोरी कर सकता हूँ या एक नया ट्विस्ट दे सकता हूँ इसको। तो इसलिए मैं खुद की फिल्म का रीमेक करने के लिए रेडी था तभी। और मैं हमेशा से, वो पहली फिल्म थी वो महाराष्ट्र में सीमित हो गई थी क्योंकि वो मराठी की फिल्म थी, और हमेशा से मैं चाह रहा था कि थोड़ी सी ट्रैवल हो, थोड़ा सा अलग, बाकी स्टेट के लोग भी देखें उसको, तो इसलिए हिंदी में करने की ज़रूरत तो थी हमेशा से। फिर विक्रम मल्होत्रा प्रोड्यूसर हमें मिले, जो अगेन एक फिल्म के लिए नहीं काम करना चाह रहे थे मेरे साथ, उनका विजन लंबा था कि हमें बहुत कुछ करना है। उनको भी स्टार्ट ऑफ द जर्नी दिख रही थी, सिर्फ वन फिल्म की जर्नी नहीं थी, और वो वेटरन, वो भी इंडस्ट्री के काफ़ी वेटरन रह चुके हैं। तो मेरे लिए उनका कोलैबोरेशन होना बहुत सही था। इट वाज यू कैन से इट वाज द राइट होम फॉर द रीमेक ऑफ लपा छपी टू बी मेड। ही ओनली सजेस्टेड द टाइटल छोरी, जो जहाँ से वो आगे बढ़ा। तो तब वो छोरी का मतलब सीडिंग हुई, और फिर कोविड के दौरान हमने वो फिल्म लिखी, वापस रीराइट किया, कुछ चेंजेस किए लपा छपी से छोरी में। तो लपा छपी वॉज अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव, छोरी बिकेम अ फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव। तो वो हमने थोड़ा सा चेंज किया कि एज अ फिल्म मेकर मुझे लगा ये थोड़ा सा और चैलेंजिंग होगा करने में, तो वो थोड़ा सा चेंज हुआ, कुछ सीन्स हल्के फुल्के चेंज हुए, कुछ नए नए आइडियाज़ उसके अंदर आए जो बहुत सटल है, लेकिन है नए नए आइडियाज़ कुछ उसके अंदर जो पुरानी फिल्म में नहीं थे। एंड में हमने होप ज़्यादा दिया कि रानी को भी खेत से बाहर निकाला, मराठी में नहीं किया था वो, मराठी में सिर्फ अकेली वो ही निकली थी, लेकिन मुझे लगा था कि ये इररिस्पॉन्सिबल है, वो अकेली नहीं निकल सकती, रानी भी निकलेगी बाहर, तो वो रानी को भी खेत से बाहर निकाला। तो ऐसे कुछ हमने चेंजेस किए छोरी में। तो ये क्योंकि मैं बदल चुका था थोड़ा सा, एज ए ह्यूमन लेवल पे थोड़ा सा ग्रो हो चुका, थोड़ा मैच्योर हो चुका था, एज अ फिल्म मेकर भी थोड़ा सा मैच्योर हो चुका था, और मेरी खुद की कहानी मुझे कहनी थी जो मेरे दिल के बहुत करीब है, तो मेरे लिए बहुत ऑर्गेनिक था कि मैं छोरी बनाऊँ। तो वैसे छोरी हमने कोविड में बनाई, जस्ट फर्स्ट वेव ख़त्म हो रहा था, और नवंबर में हमने शूट किया भोपाल में जाकर बायो बबल में, बहुत ही लिमिटेड क्रू के साथ। एक 26 दिन में हमने पूरी शूटिंग ख़त्म की, और फिर उसको भी थिएटर के लिए ही बनाया था, लेकिन फिर सेकेंड वेव आ गया। सेकेंड वेव के दौरान फिर चीज़ें खुलना, थिएटर खुल ही नहीं रहे थे, तो इसलिए बड़ी और छोरी दोनों हमें प्राइम वीडियो में डालनी पड़ी, जो अच्छा भी हुआ एक तरीके से, क्योंकि वास्ट ऑडियंस ने देखी वो फिल्म, तो वो एक अच्छा भी हुआ, ग्लोबली भी वो फिल्म गई दोनों, तो बाहर भी काफ़ी लोगों ने देखी, तो काफ़ी मुझे मैसेजेस भी आए, सब लोगों को पसंद आ रही थी दोनों फिल्में, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा जर्नी वो। छोरी ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया था जी। इनफैक्ट छोरी के बाद भी आपने कहानी को जारी रखा है, तो एक और फिर फेज़ आया जब आपने इसे 36 डेज़ बनाई जी। अगेन वो OTT पे वो उस पर रिस्पॉन्स आया, फिर आपने और भी कई बीच में आप बैक टू बैक बनाते गए, अब वो काम रेगुलर आपका आने लगा था। पर फिर कहीं ना कहीं अब लपा छपी की बात अगर करें तो वो टॉपिक वहाँ ख़त्म हो गया था छोरी के अंदर। अब ये छोरी 2 आ गई है, और इसका बड़ा ज़बरदस्त इसका रिस्पॉन्स है। छोरी 2 का आइडिया कैसे था? बिकॉज जो एज अ व्यूअर मेरे भी जैसे कुछ सवाल है, वो ये है कि 90% मूवी ऑलमोस्ट लाइक डार्कनेस में शूट हुई है, उसमें से भी अबाउट 75% लिटरली लालटेन या बल्ब की रोशनी में शूट हुई है। ये कंसिडरेबल चैलेंज है जो छोरी 1 में शायद उतना नहीं था। तो इस चैलेंज को लेना, एक्सेप्ट करना, फिर इसको शूट करना, वो क्या एक्सपीरियंस था आपका? तो छोरी 1 जब लिखी जा रही थी और शूट हो गई, पोस्ट प्रोडक्शन जब चल रहा था, तब ऑलरेडी मेरे दिमाग में इसको आगे ले जाने की बात थी ही। इनफैक्ट पहले से ही थी, लपा छपी के टाइम से ही थी, जस्ट कि मैं वेट कर रहा था कि छोरी का रिस्पॉन्स कैसा आता है। ठीक है,
अब हम डिजिटल ज़माने में है, राइट। OTT पे फिल्म रिलीज़ हुई तो 25 नवंबर को फिल्म रिलीज़ हुई, 25 या 26 में एग्जैक्ट डेट भूल रहा हूँ, शायद 25 नवंबर है। 25 नवंबर को फिल्म रिलीज़ हुई, 24 नवंबर को हम गोवा में थे, हमारा शाम में प्रीमियर था इफ़ी में, गोवा के इफ़ी फिल्म फेस्टिवल में। 8 बजे का या ऐसे शो था, शो ख़त्म हुआ, वहाँ पे ऑडियंस का ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया उस शो में। उसी रात को मिडनाइट को प्राइम वीडियो पे फिल्म रिलीज़ हुई। प्राइम वीडियो की टीम, हमारी टीम, हम सब बैठे हुए थे और गोवा में हम थोड़ा सा पार्टी कर रहे थे क्योंकि हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही थी उसी टाइम पे। और लिटरली बता रहा हूँ 1 घंटे में वर्डिक्ट आ गया था कि पिक्चर चल रही है, बिकॉज डिजिटल वर्ल्ड में जीते, उनके पास नंबर्स आ गए थे कि बहुत सारे लोग रात को ट्यून इन किया है प्राइम वीडियो में देखने के लिए फिल्म, और फिल्म कंटिन्यूस देख रहे हैं, स्टॉप नहीं कर रहे, राइट। तो उनको उनका वो फर्स्ट पर पैरामीटर 1 घंटे के अंदर आ गया था। ये ज़माने में हम जी रहे कि पहले तो आपको वीकेंड रुकना पड़ता था देखने के लिए कि क्या ऑडियंस का रिस्पॉन्स है। मंडे बताता था हाँ, कि मंडे की पिक्चर उतरी है, टूट रही है जी। ये 1 घंटे में रिस्पॉन्स आ गया। 12 बजे फिल्म रिलीज हुई, 1 बजे आपको पता है कि पिक्चर चल रही है, क्योंकि लोग की स्टिकीनेस जो बोलते हैं, एक पैरामीटर होता है स्टिकीनेस पैरामीटर ये होता है कितनी दूर तक लोग देख रहे हैं फिल्म, क्या वो लॉग आउट हो रहे हैं बीच में, क्या वो कंटिन्यूस देखे जा रहे हैं। तो स्टिकीनेस बहुत स्ट्रॉन्ग था फिल्म का। तो स्टिकीनेस स्ट्रॉन्ग होता है तो आपको पता है कि फिल्म कनेक्ट कर रही है ऑडियंस के साथ। तो वो पैरामीटर 1 घंटे में ही आ गया था। तो मेरे दिमाग में तो स्टोरी छोरी 2 की एक मोटा मोटी स्टोरी रेडी थी। तो जैसे ही उस रात पता चला कि ये फिल्म चल रही है, मैंने विक्रम सर को रात को बताया कि सर हम सुबह 7 में एयरपोर्ट चले। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो हम लोग गाड़ी में बैठे और गोवा से एयरपोर्ट 45 मिनट्स का रास्ता था होटल का। वो 45 मिनट्स में मैंने उनको छोरी 2 की कहानी सुना दी और उन्होंने बोला कि ये बहुत सही है, इसको करते। तो आते ही हमारा पेपर वर्क शुरू हो गया और हम छोरी 2 के डेवलपमेंट में लग गए। घंटे भी नहीं हुए थे, नहीं बिल्कुल हुए और छोरी 2 का उन्होंने भी तुरंत वहीं अप्रूव कर दिया बिना कोई सेकंड थॉट किए। उन्हें बहुत सही लगा और हमने उसकी राइटिंग शुरू कर दी छोरी 2 की। तो वैसे छोरी 2 का प्रोसेस शुरू हो गया था, क्योंकि वैसे भी छोरी एज अ फिल्म इट इज़ नॉट जस्ट अ हॉरर फिल्म, इट इज़ मच मोर देन अ हॉरर फिल्म, राइट, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट एजुकेशन है उसके अंदर, प्रॉपर एजुकेशन है, एक सीख है, एक सोच है। हाँ, और वो सोच ऑर्गेनिक आई थी, क्योंकि जब बचपन में मैंने भी कुछ कहानियाँ सुनी है भ्रूण हत्या की आसपास हुई थी। मैं कोल्हापुर एरिया में पला बड़ा हूँ, उस एरिया में, तो मैंने वहाँ पे भी कहानियाँ सुनी है। मैंने शहर में लोगों की मेंटेलिटी देखी है, जो आज भी एक मतलब अगर बच्ची पैदा होती है तो क्या सोच रखते हैं लोग और क्या ट्रीटमेंट होती है और कैसे उनकी नज़र बदल जाती है माँ को देखने की, ये मैंने सिटी में भी देखा हुआ है। तो वो सोच पे थोड़ा आक्रमण करना ज़रूरी था। तो उसी का जेनेसिस लपा छपी और छोरी था। तो वो कहानी एक भ्रूण हत्या पे ख़त्म नहीं होती थी, राइट। ऐसे बहुत सारे इविल्स हैं जो आज भी पनप रहे हैं सोसाइटी में। तो ऑर्गेनिकली कहानी सेकेंड इविल पे जाना ज़रूरी था, जो चाइल्ड मैरिज वाला इविल था, क्योंकि बच्ची पैदा होगी, बच्ची बड़ी होगी तो सेकेंड चाइल्ड मैरिज होगा। वो जो आज भी हो रहा है, काफ़ी जगहों पे हो रहा है, नंबर्स बहुत शॉकिंग है, राइट। जो हमने लास्ट में भी डाला हुआ है कि पर मिनट अनऑफिशियली बोलते हैं कि पर मिनट देयर आर 3 गर्ल्स हु आर गेटिंग मैरिड प्रीमेच्योरली। कैन यू बिलीव दैट? दैट्स अ ह्यूज नंबर, राइट। अभी फूले जो फिल्म आई है उसमें भी उसी की बात कही है, जो आज से 150 से पहले भी वो प्रथा चल रही थी। उन्होंने भी उस टाइम पे लड़ाई की और 150 साल भी हम फिर वही लड़ाई चल रही है आज भी। तो ये दिखता है, मतलब है, ये हो रहा है काफ़ी जगहों पर सोसाइटी में। तो उस बारे में बात करना ज़रूरी था, तो इसलिए वो ऑर्गेनिकली वो स्टोरी आगे बढ़ी। अब पहली छोरी या लपा छपी जब बन रही थी तब मुझे लग रहा था कि शायद कुछ होप है फ्यूचर में। तो इसलिए आप देखोगे तो कैरेक्टर एंड में खेत से बाहर निकलता है, सनराइज की तरफ वॉक करता है। तो सिनेमैटिकली शी इज़ वॉकिंग टुवर्ड्स होप दैट देयर इज़ अ ब्राइट फ्यूचर। इज देयर अ ब्राइट फ्यूचर? आई वुड से इट्स डिबेटेबल, राइट। पर डिबेटेबल है तो मुझे गुस्सा आ रहा है एज अ फिल्म मेकर। तो छोरी 2 मेरे लिए गुस्से वाली फिल्म है, राइट। इट इज़ माई पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट ऑल दिस प्रैक्टिसेस और कहना कि भैया ये बस करो, बंद करो। मतलब आप क्या समाज है, कब तक करोगे, कब तक करते रहोगे यार। मतलब इतना आगे बढ़ गई दुनिया, पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है और हम अभी भी वहीं में उलझे हुए हैं। इनफैक्ट पहले ऐसे नहीं होता था। अगर हम बात करें, अगर जैसे हम एक रामायण की ही बात करें तो अगर राम जी 4 भाई थे तो सीता जी 4 बहनें थी, तो उनको वही दर्जा दिया जाता था। या बात करते हैं कि जैसे जो 3 बाकी जो छोटे पांडवों की जो मदर है, माता थी माद्री, वो खुद लड़ाई करने जाती थी। तो इतना सही चल रहा था, हाँ। उसको खराब करके अभी भी खराब ही रखा हुआ है। वो चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है कि वो कहाँ खो गए हम पिछले 2-2.5 सालों में जी। कि जो अच्छा सिस्टम था उसको हमने खराब कर दिया और अब अभी भी हम खराब को ठीक नहीं कर पा रहे। हाँ, तो वो पेट्रियार्कियल सिस्टम जो है वो प्रॉब्लमेटिक है ही, हाँ। राइट। पुरुष प्रधान समाज का जो एक सोच है
ये सोच प्रॉब्लमेटिक है ही, और ये सोच किसने डाली है उसका जेनेसिस कोई साइंटिफिक जेनेसिस नहीं है, राइट। ये बस एक दिन किसी ने डिसाइड कर लिया कि भैया कि इनको सब सारा काम रुकवा दो, इनको ये कर दो, इनको नीचे कर दो, इनको दबा दो, इनकी सोच बंद कर दो, और ये ऐसे ही चलते आ रहा है, राइट। और ये कोई सी धर्म से सीमित नहीं है, ये सब जगह हो रहा है। तो छोरी 2 एक गुस्से वाली फिल्म है कि जहाँ की आपको समाज हेल्प नहीं करने वाला, यू हैव टू टेक मैटर्स इन योर ओन हैंड्स, आपको खुद ही करना है जो करना है वो। तो आप अगर छोरी 2 देखेंगे तो एंड में देख चुके हैं, हाँ, तो एंड में साक्षी खुद ही करती है जो करना है, राइट। उसे कोई हेल्प नहीं कर रहा, शी हैज टेकन मैटर्स इन हर ओन हैंड्स, और एंड में वो बोलती है कि कितना समझाया, राइट, अब तक नहीं समझ रहे तू। इनफैक्ट उसमें दाई माँ का कैरेक्टर, दासी का जो कैरेक्टर था सोहा अली खान ने किया था, और उनका जो टर्न अराउंड था बाद में, मैं बहुत ज़्यादा नहीं रिवील करूंगा क्योंकि कभी कई लोग और लाखों करोड़ों लोगों ने देखनी है, पर वो एक बहुत अच्छा था। प्लस कश्मीर महाजन जी का रोल अच्छा था कि दे आर पीपल जो इवन अगर गांव में भी हैं तो वो इतनी समझ रखते हैं कि वो समझ रखते हैं। हाँ, काइंड ऑफ मैं मानता हूँ कि वो मैं हूँ एक तरीके से, कि कुछ ऐसे मर्द भी है जिनका कोई एजेंडा नहीं होता किसी औरत को हेल्प करने का। हमेशा आप चाहते नहीं रहे हो औरत से उसका जिस्म हो या उससे कोई दूसरी चीज़ हो, आप नहीं चाह रहे हो, आप ह्यूमैनिटी के लेवल पे भी आकर आप लोगों को हेल्प कर सकते हो, राइट। अब मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक बहुत जानदार क्रिटिक है, ठीक है, उन्होंने छोरी 2 की क्रिटिक की है, और उनका कहना ये है कि ये ऐसे लोग थोड़ी ना एग्जिस्ट करते दुनिया में। उनके लिए हॉरर ये था कि ये बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता। उनका कहने का ये था कि कश्मीर समर का कैरेक्टर जो है कश्मीर का, जो विदाउट एजेंडा किसी औरत को हेल्प कर रहा है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। और उसका कहना, वो एंड तक ये क्रिटिक ने ये कहा है कि अगर ये फिल्म थोड़ी लंबी चलती तो शायद वो उससे कुछ मांगता। और ये मुझे लगा कि ये काहे का क्रिटिक है ये, मतलब आप खुद के आपके पुरुष होने पे आपको यकीन नहीं है या आपको भरोसा नहीं है कि आप भी कल जाकर किसी औरत की मदद करोगे तो आप कुछ मांगोगे, या आप खुद के ऊपर सवाल उठा रहे हो, राइट। तो ऐसे लोग भी हैं जो बेहुदा ऐसे क्रिटिक भी करते हैं फिल्मों के ऊपर, और ये पता नहीं कैसे इनको काम दिया जाता है, मुझे समझ नहीं आता कि इनको काम कौन देता है, राइट। सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, मैं आपको सही बता दूं। नहीं, ये बंदा एम्प्लॉयड है, ये बंदा एक बहुत बड़े पब्लिकेशन में एम्प्लॉयड है, और सारी फिल्मों के बारे में बहुत ही लिटरेचर वाइज बहुत ही अच्छे शब्दों में क्रिटिक करता है, लेकिन वो जो लिखता है शॉकिंग है। सब किसी को फिल्म पसंद आना जरूरी नहीं है, बट ये क्रिटिक तो मत बोलो यार कि भैया ये कौन है, ऐसे लोग थोड़ी ना होते हैं। ये भाई वही तो पॉइंट है कि ऐसे लोग होते हैं, राइट। अभी तो क्रिटिक अलग लेवल पे पहुंच गया, मतलब 2 मिनट में 12 बजे फिल्म रिलीज होती है, 12:20 को पहला क्रिटिसिज्म आ जाता है फिल्म का, तो आपने रिव्यू आ जाता है, 20 मिनट में फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं और क्रिटिक डाल देते हैं। तो ऐसे तो यूट्यूबर्स बहुत भरे पड़े जो ऐसे, मतलब उनको मजा आता है क्योंकि उनका ट्रोलिंग पे ही व्यूअरशिप आती है ना। हाँ, give me valid points, then I'm okay to accept it 100%. Exactly. हम तो बैठे ही है सीखने के लिए, राइट। बट वैलिड पॉइंट्स तो हो ना, ऐसा आप कुछ भी आप वो कैरेक्टर को लेकर आप आप कह रहे हो कि 12 बजे रिलीज हुई है, हाँ, और 12:20 को आ गया था पहला रिव्यू कि वो क्या है, ये क्या ही बना दिया, ये है वो है, बवासीर फिल्म, ये तो ऐसा रिव्यू। तो अभी क्या है ना, हम थिक स्किन्ड हो जाते हैं, हम बोलते हैं अभी छोड़ो यार सब, यू कैन टेक एवरीथिंग एट हार्ट, राइट। तो आपने 36 डेज भी करा, अगेन आपने उसको एक बहुत लैविश एक बजट पे था, तो आपका क्या एक्सपीरियंस था? बिकॉज इट टर्न आउट प्रीटी वेल, स्पेशली विजुअली, राइट। मैं 36 डेज वन ऑफ माय फेवरेट शोज जो मैंने क्रिएट किए हुए हैं। इट इज़ अ रीमेक ऑफ अ आयरिश शो है, आयरिश शो या पॉलिश शो, मैं भूल रहा हूँ एग्जैक्ट ओरिजिनल लैंग्वेज क्या है। 35 डेज नाम से ओरिजिनल शो है, जो एक यूरोपियन लैंग्वेज में है, और वो उनके सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट में वो बहुत इंटरेस्टिंग शो था। अगेन उसे पूरा चेंज करके हमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डालना था, बट एक कहानी का ढांचा था उधर, कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स थे, बट ऑब्वियसली उसको हमने पूरा चेंज करके इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डाले। तो आप दोनों शो देखोगे तो बहुत ही डिफरेंस है दोनों शो में, कुछ चीज़ें सिमिलर है, बट मोर और लेस आपको दोनों शो बहुत अलग है, राइट। बट 36 days again it was, you can say, like a microcosm of Indian society, right। आप देखोगे तो एक ही सोसाइटी में सारे क्लास के लोग हैं, राइट। जो एक एस्पायरिंग बंदे भी है, रिच बंदे भी है, नॉर्थ इंडियंस भी है, लर्नेड एक फैमिली भी है, एक एयर होस्टेस आती है जो बड़ी सिडक्टिव है, तो वो भी है। तो इट इज़ अ माइक्रोकॉजम ऑफ, यू कैन से, अ सर्टन सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और उनका इंटरपर्सनल बिहेवियर, उनका एक नई लड़की आती है तो उस तरफ देखने का क्या नज़रिया है, थोड़ा वॉयरिज्म है शो में, राइट। आपको नेबरली गॉसिप कैसे वर्क करती है, क्योंकि ये इंडियन सोसाइटी का बहुत बड़ा हिस्सा है नेबरली गॉसिप। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग थी, तो मेरे लिए इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग शो।
और बनाने में बहुत मज़ा आया। बेहतरीन आर्टिस्ट एक से एक, सारों ने बहुत अच्छा काम किया। और दूसरा क्या है कि मैं हमेशा मानता हूँ कि थोड़ा सा प्री डेस्टिनेशन की तरफ मेरा एक थोड़ा सा विश्वास है, राइट। मुझे लगता है कि हर चीज़ जो होती है इट लीड्स अप टू समथिंग, राइट। क्योंकि मेरी लाइफ में भी हुआ है, क्योंकि मैं काफ़ी ऑब्जर्व करता हूँ मेरे लाइफ को हाइंडसाइट में जाकर देखकर, और मुझे लगता है सबके साथ होता है। किसी की ऑब्जर्वेशन होती है, किसी की नहीं होती है, लेकिन हर छोटी बात जो आपकी लाइफ में हो रही है वो कहीं ना कहीं आपको लीड करती है, कहीं ना कहीं कड़ी जोड़ती है। कभी कभी हमें पता चलता है, कभी कभी नहीं पता चलता है। तो हमने राइटिंग 36 डेज की वैसे ही की थी कि हर एक छोटा इवेंट जो फिल्म में है इट लीड्स अप टू द फाइनल इवेंट विच इज़ द मर्डर ऑफ द गर्ल, राइट। बट एवरी स्मॉल थिंग, नथिंग इज इररेलेवेंट इन द शो। अगर आप आगे जाकर देखेंगे तो हर छोटी से छोटी बात जो हो रही है वो भी कहीं ना कहीं लीड हो रही है उस मर्डर की तरफ। तो वो राइटिंग बड़ी इंटरेस्टिंग थी। और सारे कैरेक्टर्स का अपना इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, उनका आपस का रिलेशनशिप, और जब नई लड़की आती है, कॉन्ट्रडिक्टरी जो चीज़ें हैं बीच बीच में हो रही उसमें थोड़ा रिग्रेसिव कैरेक्टर्स भी है, प्रोग्रेसिव कैरेक्टर्स भी है। सुशांत दिव्यगर जो रानी कोहिनूर है, उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स है। तो बहुत इंटरेस्टिंग शो रहा और बहुत मज़ा आया। अगेन सेम प्रोडक्शन हाउसेस थे, BBC इंडिया ने प्रोड्यूस किया था अपलोज एंटरटेनमेंट के लिए। समीर सर ने मुझे बोल दिया तेरा शो है, तू देख ले, तेरे को जो करना है कर, आई गिव यू कंप्लीट फ्री हैंड। और ये पता यही निचोड़ के लिए हम यही बात करते हैं, बिकॉज अब देखिए डाइवर्स एक्सपीरियंस हो गया। आपने स्पोर्ट्स के जॉनर में भी किया है, आपने सस्पेंस थ्रिलर भी करा है, और आपने इस तरह के ये जो एक सोसाइटल एक आपने एक एंगल भी दिया है जहाँ पर हर 10 तरह के लोग हैं। अर्बनाइजेशन के तौर पे आपने रूरल भी आपने किया। तो अगर ये मैं सारा निचोड़ देखूं और आपसे पूछूं कि अगर आप जब बात करते हैं कि जो मैं बनाता हूँ उसमें स्टिकीनेस होनी चाहिए, उसका जो ड्यूरेशन, वॉच ड्यूरेशन है वो लंबा होना चाहिए, तभी वो डिफाइन करता है कि मेरी फिल्म या मेरी प्रेजेंटेशन चलेगी कि नहीं चलेगी। आपका फॉर्मूला क्या है जिससे लोग देखें कि अगर स्टिकीनेस बढ़ानी है कि 2 घंटे की फिल्म में 2 घंटे से हटना नहीं है, तो क्या करना चाहिए आपके नज़रिए से? देखो, ट्रेड वाइज तो बहुत सारे फार्मूले अपनाए जाते हैं, बहुत सारे फार्मूला अपनाए जाते हैं ये चीज़ को मेंटेन करने के लिए। तो कुछ हमें पॉइंटर्स मिलते हैं प्लेटफॉर्म से कि 3 मिनट पे ये होना चाहिए, 10 मिनट पे ये होना चाहिए, 15 मिनट पे ये होना चाहिए। तो ये एक फार्मूला है जो उनके लिए वर्क करता है, जो डेटा वाइज उनके लिए वर्क करता है। क्या आपको उस फार्मूला को स्टिक करना है? नॉट नेसेसरी। मुझे ऐसा लगता है कि इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हमेशा वर्क करते हैं। अगर आपने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स बनाए हैं तो लोग उन कैरेक्टर्स की जर्नी को महसूस करना चाहते हैं, उनकी जर्नी जीना चाहते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा वर्क करता है। तो मेरे लिए कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर साक्षी का कैरेक्टर है, अगर दासी माँ का कैरेक्टर है, तो मैं वो कैरेक्टर की जर्नी क्या होने वाली है उसमें इंटरेस्टेड अगर मैं हो जाता हूँ या मैं ऑडियंस को उस तरफ ले जाता हूँ और उस कैरेक्टर में उसका इंटरेस्ट पैदा करवा देता हूँ, तो वो उनके साथ उनकी जर्नी जी लेंगे। तो मेरे लिए वो राइटिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है कि उस कैरेक्टर के चैलेंजेस क्या है, उस कैरेक्टर का लाइफ का आर्क क्या है, वो कहाँ से आया है, कैरेक्टर कहाँ जाने वाला है, या क्या वो जा पाएगा नहीं जा पाएगा, और उस दौरान उसकी जर्नी क्या रही है, राइट। क्या उसके कैरेक्टर या उसके दिमाग में या क्या वो उसकी लर्निंग्स होती है उस जर्नी के थ्रू। तो ये सारी चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं ज़्यादातर वहाँ वर्क करता हूँ, ना कि फॉर्मूले को मेंटेन करना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अगर कहीं आपको लगता है कि चलो यार यहाँ कुछ नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा सा एक फार्मूला एक चीज़ डाल देते हैं, तो कभी कभी नुकसान भी नहीं है उसका, कभी कभी आप वो डाल भी सकते हैं। बट वो कैरेक्टर इंटरेस्टिंग बनाना और उसकी जर्नी जीना, ये मुझे लगता है कि अगर कैरेक्टर इंटरेस्टिंग है तो ऑडियंस उसकी जर्नी जी लेगा। जैसे क्रिमिनल जस्टिस में अगर आदित्य का कैरेक्टर इंटरेस्टिंग है, अगर आपको उसके ऊपर सिंपैथी आ रही है विक्रांत मासे के कैरेक्टर के ऊपर, तो आप देखना चाहोगे कि बेचारे के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि आप कनेक्ट हो चुके हो उसके साथ, राइट। आपको कहीं ना कहीं उसको आप में वो दिखता है, या आपके आसपास आपके भाई में वो दिखता है, या कहीं आपके बेटे में वो दिखता है, तो आप उसके साथ कनेक्ट हो चुके हो और आप उसकी जर्नी देखना चाहते हो कि ये इसकी जर्नी क्या होगी और क्या ये इसको जस्टिस मिलेगा एंड तक क्या या नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे ताऊ का कैरेक्टर है इसके अंदर, छोरी 2 के अंदर, अब ऐसा नहीं है कि वो थ्रू आउट द फिल्म हर फ्रेम में है, लेकिन वो 4-5 सीन्स उनके इतने इम्पैक्टफुल है विद डायलॉग कि मतलब मैं वेट करता था कि अब ताऊ कब आएंगे, कब करेंगे। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग वो लगा था। और एंड में भी फिर ग्रैंड क्लाइमैक्स में तो वो थे ही, बट वो कैरेक्टर इतना सुंदर था कि वो 5 सीन में भी उन्होंने नोटिस करवाया अपने आप को जिस तरह से वो था। कुलदीप जी बहुत खुश होंगे, बहुत कुलदीप जी ने का एक फैन मैं बन गया हूँ। ये आप क्या बात है, आप मैं फिर उनको बोलना चाहिए, बहुत ही सुंदर। और वो उन्हें भी बहुत मज़ा आया करने में, और वो भी हर तरफ जाके फिल्म की तारीफ करते हैं। बहुत अच्छा मतलब उनका एक्सपीरियंस रहा, तो बहुत सही उनका कोलैबोरेशन रहा उनके साथ, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने।
छोरी में कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, इवन वो बच्ची का जो कैरेक्टर है विच इज द कैरेक्टर ऑफ अरे यार आप बच्चे कह रहे हो जो लड़का नहीं, जो लड़का वो लड़के ने जो हेल्प करी थी वो दिखाया कि उन चालू बच्चों में शालीन का जो कैरेक्टर सबसे शालीन बच्चा ही वही है, नाम जैसे वही शालीन, ही इज अ गुड पर्सन जो फंसा हुआ है सिस्टम। तो वो शालीन का जो कैरेक्टर है बहुत ये अच्छा। मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स है छोरी 2 में। जो मैं सारे कैरेक्टर फेवरेट है, लेकिन शालीन का कैरेक्टर मुझे लगता है इतना बेहतरीन और इतना वार्म कैरेक्टर है वो, राइट। अगेन इट इज़ अ कैरेक्टर ऑफ अ थोड़ा सा फेमिनाइन पर्सन, राइट, हु इज़ अ मेल। तो वो लिखने में सेंसिटिविटी जो आई है लिखने में, उसकी जो नज़ाकत है, उसका जो परफॉर्मेंस है, एक लड़की ने वो कैरेक्टर प्ले किया हुआ, आरिफा लड़की का नाम है, उसने वो कैरेक्टर प्ले किया हुआ, तो उसने जिस तरीके से वो कैरेक्टर इतना खूबसूरती से प्ले किया, बहुत बहुत बेहतरीन काम हुआ है। तो बहुत अच्छी एक्टिंग भी करी, बहुत अच्छी एक्टिंग करी। तो ये इंटरेस्टिंग होता है। 36 डेज में भी जो सुशांत दिव्गी का रानी कोहिनूर का कैरेक्टर है वो भी एक ट्रांसजेंडर कैरेक्टर है, एंड शी शोज शेड्स ऑफ बोथ द पर्सनालिटीज, मेल एंड फीमेल, एक पॉइंट पर जाकर, एंड इट्स अ वेरी पावरफुल कैरेक्टर। एंड में जाके वो अपना रिवेंज लेती है, और किस तरीके से रिवेंज लेती है इतनी खूबसूरती से, बहुत सुंदर है, बहुत मज़ा आता है। तो हम इतने अच्छे प्रोफेशन में जहाँ आप ये सारे किरदारों को डिस्प्ले कर सकते हैं और उनके साथ उनकी ज़िंदगी जी सकते हो, जो हम रियल लाइफ में नहीं कर सकते। एक्चुअली ये कैरेक्टर्स ऐसे हैं कि आप इवन अगर मैं दासी की भी बात करूँ, ये ऐसे कैरेक्टर हैं जैसे हॉलीवुड में बहुत होता है, इनके स्पिन ऑफ बन सकते हैं बिकॉज इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है कि अगर इनके बैकग्राउंड पे स्टोरी बनाया जाए तो आई थिंक वो भी बड़ी इम्पैक्टफुल होगी। ये आइडिया भी है बट ये है, ये फैक्ट है क्योंकि कैरेक्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आप छोरी की बात आ रही थी, अब 2 छोरियाँ हो गई हैं, लेकिन छोरी की माँ की बात करते हैं। अब माँ आप लेकर आ रहे हैं। माँ इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ शूटिंग की तो वो हो भी गई है और पिक्चर रिलीज़ के लिए जा रही है, तैयार हो रही है। काजोल मैम और अजय देवगन सर इसमें है। अजय देवगन सर एज ए प्रोड्यूसर हैं, कुमार मंगत पाठक सर के साथ, बहुत बड़ा नाम है, और काजोल मैम सेंट्रल कैरेक्टर हैं इसमें, माँ हैं उसमें बनी है। तो अब इतनी आप कह रहे थे कि बहुत छोटे उससे शुरू किया था, अब काजोल और अजय देवगन जी की बात कर रहे हैं। कैसे बात हुई, माँ कैसे लैंड अप हुआ और क्या एक्सपीरियंस था माँ का काजोल मैम के साथ, अजय सर के साथ, प्लीज़ बताइए। कोर्स मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मुझे ये फिल्म ऑफ़र की गई। देवगन फिल्म में ये फिल्म ऑलरेडी वो लिख रहे थे, ऑलरेडी इसकी डेवलपमेंट चल रही थी। साइवन क्वाड्रोस जो बहुत बड़े राइटर है जिन्होंने मैदान लिखी है हाल ही में, उसके पहले मैरी कॉम लिखी है, दूसरी फिल्म कौन सी थी, पोखरण नहीं, पी के ऊपर, हाँ गोल्ड या बुझ, जॉन इब्राहिम की फिल्म थी ना, रॉ तो नहीं, नहीं वो न्यूक्लियर, पोखरण नहीं थी, पोखरण पे वो थी परमाणु। हाँ, तो उन्होंने नीरजा लिखी है, उन्होंने मैदान लिखी है, उन्होंने मैरी कॉम लिखी है। तो साइवन क्वाड्रोस डेवलप कर रहे थे ये फिल्म, वो राइट कर रहे थे अजय देवगन फिल्म्स के लिए, काजोल मैम के लिए ही ये फिल्म बन रही थी। तो तब लव सर के साथ मेरा, लव रंजन जो है डायरेक्टर प्रोड्यूसर, उनके साथ मेरी कुछ बात चल रही थी कोई प्रोजेक्ट को लेकर, और उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया वहाँ पर, क्योंकि ये हॉरर की फिल्म थी, तो उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया। कुमार मंगत जी के साथ ऑलरेडी मेरी बातचीत किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए हो रही थी, तो उनसे कॉल आया मुझे कि क्या आप फ्री हो, आप ये फिल्म कर पाओगे। तो ऑब्वियसली मतलब आपको 2 लेजेंड के साथ काम करने मिल रहा है जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था लाइफ में, कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द इंडस्ट्री। आप कैसे सोचोगे कि आप किसी दिन काजोल जी के साथ काम करोगे, वो भी हॉरर फिल्म में, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा हॉरर किया नहीं है। तो उनका इमेज जो है वो एक बहुत ही एक फैमिली फ्रेंडली इमेज है, रोमांटिक वाला इमेज है, और वो हॉरर फिल्म कर रही है, और अजय सर प्रोड्यूस कर रहे हैं। अजय देवगन का मैं हमेशा से फ़ैन रहा हूँ बिकॉज ही इज़ अ वेरी फार थिंकिंग प्रोड्यूसर। वो बहुत ही अपडेटेड प्रोड्यूसर है, वो उनकी टेक्निक में वो बहुत आगे है। उन्होंने जो डायरेक्ट करी है पिक्चरें लास्ट 3-4 साल में, वो विजुअली टेक्निकली ब्रिलियंट वर्क, वेरी फार थॉट प्रोसेस उनका बहुत फार है। हमारी जहाँ सोच शुरू होती है, मतलब ख़त्म होती है वहाँ उनकी शुरू होती है, ऐसे बोल सकते हैं। ही इज़ वेरी अपडेटेड अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट द थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन द वर्ल्ड, अबाउट द कंटेंट ऑफ द वर्ल्ड। वो खुद देखते हैं कंटिन्यूसली हर चीज़, तो वो इतने अपडेटेड इंसान है, हमेशा आगे की सोच रखते हैं। तो उनका मेंटरशिप मिलना ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। तो अगर उनके साथ मिलकर मैं कुछ कर पाता हूँ तो मतलब एक आउटसाइडर के लिए तो वो ड्रीम कम ट्रू है। तो मैंने तो तुरंत ही हाँ बोल दी, फिर स्क्रिप्ट सुनी, बहुत मजा आया। हाँ बोली, फिर स्क्रिप्ट सुनी? स्क्रिप्ट सुनी थी, बट हाँ तो बोलना ही था, उसमें कोई डाउट नहीं था। बस मैं सोच रहा था कि मेरे टाइप की हो जाए, और मेरे टाइप की निकली। इट इज़
मतलब एक इंडियन हॉरर कॉन्टेक्स्ट में इट विल बी अ वेरी डिफरेंट एडिशन टू द इंडियन हॉरर जॉनर। एक अलग अगेन एक हाइब्रिड फिल्म है जिसमें माइथोलॉजी, हॉरर, एक्शन ऐसा तड़का लगा हुआ है। तो बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म बनी है। अभी पोस्ट हमने प्रोडक्शन एक्चुअली में उसका है। पोस्टर सबने देखा है जो बहुत जी। पॉपुलर हो रहा है, नेटफ्लिक्स पे आ रही है कि हाफ एक इमेज है एक शैतान की, जी। एक फीमेल वर्जन है, और हाफ देवी की है, और बीच में माँ है जी। और वो बच्ची है। तो बहुत ही एक्साइटिंग उसका हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग बहुत फिल्म है ज़्यादा। और इंडियन हॉरर की एकदम बेहतरीन मिक्स है ये। मतलब ये एक नया एडिशन है, नया ऑफरिंग है इन द इंडियन हॉरर जॉनर। तो बहुत मज़ेदार फिल्म बनी है। मेरा एक्सपीरियंस तो मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको। काजोल जी को मेरे एक मॉनिटर में देखना रोज़ 45 दिन तक, जब तक हम शूट कर रहे थे, उनके क्लोजअप्स, उनके इमोशंस को एक्सपीरियंस करना ऑन द अदर साइड एज अ मेकर, मतलब इट इज़ यू कैन नॉट आस्क फॉर दीज थिंग्स, यू नो। इट हैज़ बीन जस्ट गिवन टू मी एंड आई हैव एक्सेप्टेड इट एंड आई हैव जस्ट एन्जॉयड दैट जर्नी। दे आर वेरी हम्बल पीपल। काजोल जी इतनी हम्बल है कि मतलब आपको मज़ा ही आता है। उनकी एनर्जी लेवल इतनी हाई होती है, इतना मोटिवेट करती है, इतना इंकरेज करती है। एंड वन टेक आर्टिस्ट, मतलब उनको दूसरे टेक की ज़रूरत ही नहीं है। इतनी मंजी हुई एक्टर है वो तो, और उसको आप अपने जॉनर में देख रहे हो तो मतलब और क्या हो सकता है फिल्म मेकर के लिए। उनका पहली बार हॉरर में जी। जो एक कदम है वो आपके साथ अब हो रहा है। जी, मतलब मेरे लिए तो इट इज़ अ ब्लेसिंग। और फिर उसमें अजय सर की मेंटरशिप मिलना, उनका गाइडेंस कि क्या ये ऐसे देख रहा हूँ तो कैसे सोच रहा है, उनके साथ बैठ के चीज़ें डिस्कस करना, और उनका जो विस्डम है, उनका जो एक्सपीरियंस है सालों का, वो मुझे फ्री में मिलना, एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ, राइट। इट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर मी और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि वो फिल्म मेरे पास आई। अब वो फिल्म बन रही है, बहुत जल्दी रिलीज़ होगी। अभी वो पोस्ट प्रोडक्शन में है। मैं ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे लिए इट्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। और या इट्स समथिंग वेरी न्यू एंड वेरी डिफरेंट फॉर द इंडियन ऑडियंस। मतलब अगर लास्ट ईयर उन्होंने शैतान दी है जो इतनी बड़ी हिट हुई है, तो ये आप सोचिए कि उसका एक नेक्स्ट वर्जन है। आप बोल सकते हो कि उस जॉनर में, उस जर्नी में देवगन फिल्म्स का एक नेक्स्ट वर्जन है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थिएट्रिकल एक्सपीरियंस आपको बहुत गजब देगा। और VFX से आपने जैसे स्टार्ट किया था अपना करियर जी। अब इसके अंदर VFX का बहुत मेजर रोल होगा, तो कहीं ना कहीं वो सीख, चाहे वो उस लेवल पे है, एक बिगिनर्स लेवल पे है, वो सीख कहीं ना कहीं वो काम आती है समझने के लिए। VFX का तो मतलब VFX तो मेरी हर फिल्मों में मुझे काम आपका हर फिल्म में होता है, बट आई थिंक आई एम अज्यूमिंग कि इसमें बहुत ज़्यादा मेकर नहीं, पर एज अ मेकर आपको कभी कभी दिखता है, कभी कभी इनविजिबल होता है, राइट। जैसे लपा छपी में भी बहुत VFX है जो मैंने खुद बैठ के किया हुआ है, क्योंकि तब हमारे पास तो बजट नहीं थे, तो मैं खुद VFX आर्टिस्ट था। तो VFX मैंने किया हुआ है फिल्म का, पूरे लपा छपी का सिंगल हैंडेडली। तो VFX तो मुझे हर फिल्म में काम में आया है और मेरी सोच को एक्सपैंड करने में काम में आया है, क्योंकि मैं डरता नहीं हूँ। जो मुझे सोच मुझे आती है, काफ़ी लोग कभी कभी कुछ लोग डर सकते हैं कि इसको कैसे अंजाम दिया जाए, या VFX टीम के ऊपर हम डिपेंडेंट हो जाएंगे, क्या वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। मेरा वैसा कोई डरना नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या चाहिए और मैं कैसे इसको अचीव कर सकता हूँ। तो मेरा थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस मुझे हेल्प करता है। मैं VFX टीम के साथ हाथ में हाथ, कंधे में कंधा मिलाकर काम करता हूँ, तो उन्हें भी मज़ा आता है कि यार ये एक फिल्म मेकर है जो जानता है और हमको अपने साथ रख रहा है पूरे दौरान। और अब ये सब में अजय सर का साथ, उनका भी VFX का एक्सपीरियंस और उनका तजुर्बा, उनकी खुद की टीम है जो सालों से बेहतरीन VFX कर रही है, तो पूरा पावर मिलना उस फिल्म को, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। विशाल सर, जैसे अब आपने जैसे माँ का भी एक्सपीरियंस बताते हैं, अब काजोल जी की बात करें तो एक्टिंग की तो कोई एक इंस्टीट्यूशन है, लेकिन कोई बडिंग एक्टर है, कोई नया एक्टर जिसके साथ काम कर रहे हैं, आप बहुत नए एक्टर्स के साथ काम करते हैं, तो आपका उनको क्या एक सजेशन होता है, एडवाइस होती है? बिकॉज आई एम श्योर एक्टर्स आप अच्छे ही आएंगे, और कहीं ना कहीं अगर एक्टर हैं या मे बी आपके असिस्टेंट डायरेक्टर्स या बडिंग डायरेक्टर्स हैं, उनके लिए आप क्या कुछ स्पेशल आप एडवाइस देंगे या बोलेंगे या अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जो उनके काम आए आगे? एक सबसे पहले चीज़ तो ये है कि मैं ज़्यादातर मैं डायरेक्टर्स के बारे में बात करूँगा, क्योंकि एक्टर्स एक बहुत ही अलग जॉनर है, अलग एक स्पीशीज़ है लोगों की, जिसमें मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम है। उनको मैं कुछ एडवाइस डेफिनेटली दे सकता हूँ, लेकिन मैं आता हूँ डायरेक्टर्स के वहाँ से। तो बडिंग फिल्म मेकर्स है, बडिंग डायरेक्टर्स है, मेरी एडवाइस ये रहेगी कि चाहे बहुत सारी फिल्में देखो, दैट इज़ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूशन, दैट इज़ द बिगेस्ट लर्निंग। हर तरीके की फिल्में देखो, हर जॉनर की फिल्में देखो, पसंद आए ना पसंद आए, लेकिन देखो, अपने जहन में डालो उसको, राइट। आपके आसपास की लाइफ ऑब्जर्व करो,
वो बहुत ज़रूरी है। हम अभी मतलब नीचे मुंडी करके ही चल रहे हैं, थोड़ा सा मुंडी ऊपर करके लाइफ के आसपास देखना ज़रूरी है। अपने आप को, आपके साथ जो बंदा बैठा हुआ है उसके आपको उसकी जगह पे अपने आप को रखो और इमेजिन करो कि आप उस जगह पे होते तो आप क्या करते, राइट। दो लोग सामने दूर पे बात कर रहे हैं, आपको सुनाई नहीं दे रहा हो क्या बात कर रहे, लेकिन आप अपने मन में सोच सकते हो क्या बात चल रही होगी। उनकी बॉडी लैंग्वेज स्टडी करो, राइट, उनका रिएक्शन स्टडी करो एक दूसरे की तरफ देखने का। तो ये सारी जो प्रैक्टिसेस है ज़िंदगी को ऑब्जर्व करने की, ये स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे जो पुराने फिल्म मेकर्स है उनका मैंने ऑब्जर्व मतलब सुना है और पढ़ा है, सुना है कि उनका कहना बहुत सही है कि आजकल के जो फिल्म मेकर्स है वो सेट पे बन रहे हैं या ट्रायल रूम्स में बन रहे हैं या फिल्म मेकिंग इंस्टीट्यूट्स में बन रहे हैं, ज़िंदगी से नहीं आ रहे, राइट। और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको ज़िंदगी सिखाती है, राइट। कहानी आपको ज़िंदगी देती है, आपको ट्रायल रूम या ऑडिशंस या फिल्म मेकर्स मतलब फिल्म इंस्टीट्यूट नहीं देते, राइट। वो आपको टेक्निक सिखाती है, लेकिन आपको कहानियाँ जो है वो ज़िंदगी सिखाती है। तो ज़िंदगी की तरफ मुड़ना, लोगों को देखना, आपके आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करना, हमारे खुद के फैमिली में लोगों को ऑब्जर्व करना कि आपके पेरेंट्स ने, आपके अंकल ने, चाचा ने, मामा ने अगर कोई चीज़ की, वो क्यों की, उनका क्या नज़रिया था उस चीज़ करने का, वो सही है गलत है वो हमें डिसाइड नहीं करना, लेकिन हम उस नज़रिए को समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो कहानियाँ वहाँ से आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टर्स के लिए भी शायद ये इम्पॉर्टेंट है कि वो ऑब्जर्व करें उनके आसपास के लोगों की बॉडी लैंग्वेज, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे बात कर रहे हैं, किस चीज़ पे उनका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो रहा है, या अगर वो मतलब, तो ये सारा ऑब्जर्वेशन है, लाइफ का ऑब्जर्वेशन। ये मुझे लगता है कि हर जो फिल्म मेकिंग का स्टूडेंट है, एक्टर है, हर किसी के काम में आता है। और फिल्में देखो बहुत सारी, बहुत ज़रूरी है फिल्में देखना। तो मैं तो और अगर आपको फिर आप स्ट्रगल शुरू करते हो फिल्म मेकिंग की, राइट। अब यहाँ पे परसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत टफ जॉब है। आपको आपकी अगली फिल्म, आपको पहली फिल्म हो या अगली फिल्म हो, वो कब मिलेगी नहीं पता होता है। मुझे आज भी नहीं पता, राइट। मतलब 6 फिल्में बनाने के बाद भी मेरी अगली फिल्म में मैं कितना कर पाऊँगा, कितना मुझे कंट्रोल मिलेगा, क्या मुझे आर्टिस्ट मिलेंगे, क्या मेरा धंधा चलेगा नहीं चलेगा, मुझे नहीं पता, राइट। हम अनसर्टेनिटी में ही जीते हैं हमेशा, राइट। ये एक परसिस्टेंट जर्नी है, राइट। आपको कभी भी नहीं पता होगा। शायद जो बड़े बड़े फिल्म मेकर है जो शायद 100 करोड़ कमा रहे हैं, उनका भी अलग प्रेशर होता है क्योंकि उन्हें अगली फिल्म में फिर उन्हें 100 करोड़ कमा के देना है, तो उनका प्रेशर तो अलग लेवल का होता है, राइट। तो ये कंसिस्टेंटली चलता रहेगा, आपको डटे रहना है आपकी कहानियों पे। क्रिटिक्स आपके फिल्मों को कभी पैन कर देंगे, कभी बुरा बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, क्या एक्सेप्ट करना, क्या नहीं एक्सेप्ट करना, कहाँ रैशनल रिव्यू आ रहा है, कहाँ इरैशनल रिव्यू आ रहा है, वो आपको खुद तय करना पड़ेगा क्योंकि ये इमोशनल जर्नी है, राइट। और इसमें ब्रेकडाउन्स बहुत आते हैं। आप बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे जब आप अपने आप पे शक करोगे क्या मैं सही हूँ, या क्या दुनिया जो बोल रही है कि मुझे कुछ नहीं आता, क्या मुझे सच में कुछ नहीं आता। ये होते रहेगा, राइट। बट आपको कंसिस्टेंटली यू हैव टू बी परसिस्टेंट विथ योर क्राफ्ट, कीप वर्किंग ऑन योर क्राफ्ट अगेन एंड अगेन। एक्टर्स की बात करो तो एक्टर्स को तो बहुत टाइम मिलता है अपने खुद पे काम करने का। डायरेक्टर्स को शायद कम टाइम मिलता है क्योंकि इनकी जर्नी राइटिंग से लेकर पिचिंग, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन बहुत लंबी चलती है, तो उन्हें टाइम थोड़ा सा कम मिलता है। लेकिन एक्टर्स का तो क्या होता है, जब एक्टिंग कर रहे होते हैं तब वो बिजी होते हैं, बाकी के टाइम उनके पास बहुत टाइम होता है, तब वो अपने आप पे वर्क कर सकते हैं, अपने टैलेंट पे वर्क कर सकते हैं, अपने फिजिक पे वर्क कर सकते हैं। कैमरा के सामने भी दिखना है तो फिजिक मतलब आपको एक प्रेजेंटेबल फिजिक होना बहुत ज़रूरी है, राइट। आपके टैलेंट, आपका लाइफ स्किल, ऑब्जर्वेशन, बहुत और भी लाइफ स्किल्स है, उस पर काम कर सकते हो, पढ़ सकते हो बहुत ज़्यादा। तो एक्टर्स को तो बहुत टाइम मिलता है। मतलब मैं हमेशा जेलस रहता हूँ एक्टर्स का कि यार इनके पास कितना टाइम है, काश मेरे पास इतना टाइम होता कि मैं इतना कुछ पढ़ पाता, इतनी फिल्में देख पाता, कुछ कर पाता, अपने आप पे काम कर पाता। पैशन और परसिस्टेंस का खेल है, अगर ये हो जाए तो आई थिंक आप पैशन है तो परसिस्टेंस मुझे लगता है अपने आप आ जाएगा। पैसा, हाँ, और पैसा तो अपना फिर आ ही जाएगा, तो थर्ड पी तो अपने आप आ ही जाएगा। हाँ, अगर आपका काम दिखता है, एक पॉइंट आता है, हर किसी का एक टर्निंग पॉइंट आता है। हमारे पास इतने एग्जाम्पल्स है इंडस्ट्री में, किसी का जल्दी आता है, किसी का थोड़ा लेट आता है, लेकिन जब आता है तो ऐसा आता है कि चप्पर फाड़ के आता है। वो हमने सबने देखा हुआ है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं पंकज त्रिपाठी सर की, राइट। क्रिमिनल जस्टिस के फर्स्ट सीजन में थे। लिटरली मैंने मेरे सामने उनको पंकज त्रिपाठी दी एक्टर से पंकज त्रिपाठी द स्टार बनते हुए देखा है, राइट। वो क्रिमिनल जस्टिस के शूट के दौरान, वो हमारी 6-8 महीने की जो जर्नी रही थी, उसमें वो पंकज त्रिपाठी दी एक्टर से पंकज त्रिपाठी स्टार बन गए। और आज देखो मतलब इतने मज़े भी कर रहे हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं,
पैसे भी है, सब थोड़ा कुछ है, समय लगा, रिस्पेक्ट है, लेकिन आ गया जो चाहिए था, रिस्पेक्ट सब है, respect मासेस का रिस्पेक्ट है उनको। उन्हें अपना मुंह छुपा के जाना पड़ता है क्योंकि लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हैं उनसे कि वो उन्हें अपना, मतलब मैं एक बार उनको एयरपोर्ट में मिला था तो पूरा मास्क में कवर्ड, चश्मा पहने हुए, टोपी पहने हुए, वो बोले मैं ट्रैवल नहीं कर सकता नॉर्मली क्योंकि लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि मैं किस किस के साथ फ़ोटो खींचाऊँ, मतलब मैं थक जाता हूँ, राइट। तो इतना प्यार मतलब आपको मिलना, मतलब ये भगवान की देन मिलता है, तो चप्पल फाड़ के ही मिलता बट वो कब मिलता है, जब आप परसिस्टेंट रहे हो, राइट, जब आपने हमेशा अपने काम पे वर्क किया है। उनका लाइफ का ऑब्जर्वेशन इतना अमेजिंग है पंकज जी का, आप उनके साथ बैठे हो, एक से एक जो किस्से सुनाएंगे आपको आसपास के लोगों की, उनके लाइफ जो उन्होंने ऑब्जर्व किया हुआ है ऐसे कैरेक्टर्स की, और वो सब अपने कैरेक्टर्स में डालते हैं और वो वहीं तो आता है, उनका जो टेक्सचर है, जो जो अर्दीनेस है, वो वहीं से तो आता है। तो एक्चुअली हमने चाहा था कि थोड़ा सा और ख़तरनाक सी बातें करें और कुछ थोड़ा और इसको इंटरेस्टिंग बनाएं हॉरर को लेकर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इतना प्यार से इंटरव्यू हुआ है, इतना प्यार से विशाल के साथ हमारी सारी कॉन्वर्सेशन हुई है। आई एम श्योर जो भी सुन रहे होंगे, स्पेशली जो बडिंग एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनको बहुत अच्छी सीख मिली होगी और हमें भी बहुत सीख मिली। और उन सब के लिए विशाल, और आज अपने टाइम देने के लिए हमसे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच हमारे शो में आज आने के लिए। एंड आई होप माँ भी और जो भी आप प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं उस सारे के सारे हार्ड हिटिंग भी हो, मैसेज भी हो, और उसमें एक तरह का एक बॉक्स ऑफिस का एक जो स्टैम्प होता है वो हमेशा आपके साथ रहे। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये मतलब हॉरर के बारे में तो मुझे बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन लाइफ जर्नी के बारे में थोड़े कम लोग पूछते हैं। तो वो जो आपने मुझे कुछ रेलेवेंट सवाल पूछे कि आपने कैसे स्ट्रगलिंग के दिन बिताए, ये सारी चीज़ें, तो ये मुझे उन दिनों तक लिखे गया जो बीच वाले, जो जिसके बारे में लोग ज़्यादा जानना नहीं चाहते एटलीस्ट स्टेज पे, बट आपने मुझे वो चीज़ों के बारे में पूछा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इट टुक मी बैक टू दोज डेज एंड यू नो ब्रॉट आउट दोज थिंग्स विच आई डिड। एंड आई थिंक अगर मेरी जर्नी से कोई उसमें कोई कुछ किसी को एक एडवाइस मिल सकती है या कोई सीख पाता है अपनी जर्नी थोड़ी सी ईजी करने के लिए, तो आई एम मोर देन हैप्पी। थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर हियर फॉर दिस लवली क्वेश्चंस। और सच में टाइम कहाँ गया पता नहीं चला।